सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू डूइंग गुड। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टैक्स ऑडिट। हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत कम टाइम में टैक्स ऑडिट के सारे हम क्लॉजेस पढ़ लें, हम सारे पॉइंट्स पढ़ लें जो पढ़ने हैं हमको, एंड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास, बट ट्रस्ट मी, इस चैप्टर को अपन एकदम आखिरी में ही पढ़ेंगे। मैं पहले से ही बोला था ये चीज़ कि आखिरी में पढ़ेंगे, बट थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। आई अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट इसको जितना आखिरी में पढ़ेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि याद रहेगा। ठीक है, हम आज इसमें टैक्स ऑडिट क्लॉजेस भी याद करेंगे, बहुत सारे जो भी क्लॉज आपको काम आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, वो सब याद भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये ऑडिट के स्मार्ट नोट्स हैं, ये आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो टैक्स ऑडिट स्मार्ट नोट्स। देखो, ये चैप्टर पढ़ने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए आपको, उसका नॉलेज। एक तो सर यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फॉर डबल ए बी ए डी ए डी ए। ठीक है, एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये नॉलेज चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज, क्योंकि टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आपको टैक्स ऑडिट के बारे में प्रोविजन तो पता होना चाहिए उसका। ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा हमको, वो नॉलेज होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल एथिक्स का नॉलेज होना चाहिए जो आप ऑडिट में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, उसका नॉलेज भी यहाँ पे काम आएगा। पापा अगर बोलेंगे कि सर हमने आज तक तो ऑडिट पढ़ा ही नहीं, हमने ग्रुप वन पढ़ा ही नहीं, तो बेटा आपको इस बार आईबीएस के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, आईबीएस आ रहा है तो ऑडिट तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ग्रुप टू बहुत टाइम से दे रहे हो, आप ग्रुप वन बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, आपने पहले पास हो गए हो या फिर पहले से नहीं दे रहे हो आप, तो एक काम कर सकते हो, प्रोफेशनल एथिक्स का ना बहुत सारे टीचर्स का रिविजन वीडियोस अवेलेबल होते हैं, जो कि कम टाइम के होते हैं, काफ़ी 30 मिनट्स के, 40 मिनट्स में, उसमें उन लोग पूरा प्रोफेशनल एथिक्स याद करा देते हैं। ठीक है, मैंने भी किया था अपने टाइम पे, तो उसे आप याद कर लेना ही। ठीक है, जब भी आप याद करोगे, या तो डायरेक्टली मतलब एक बार ऐसे देख के घूमते फिरते याद कर लेना इसको, तो आपको काम आएगा अपने पेपर में भी और आईबीएस में भी काम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ना इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना डीटी नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या है बेसिकली, टैक्स ऑडिट क्या है। आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, मतलब आप ये चेक कर रहे हो कि प्रॉपर टैक्स की जो प्रोविजन लगेगी कि नहीं, मतलब इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो अप्लाई हुए हैं कि नहीं। तो यार तुम देखोगे, अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ना अपन अभी जाएंगे, गो थ्रू करेंगे, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है, अगर मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा देख रहा है, तो ना उसको तो सेक्शन याद आ जाएंगे, जो सेक्शंस की बात करेंगे हम। कि टैक्स ऑडिट है क्या बेसिकली, आप जो जो हमने पढ़े हैं पूरा इनकम टैक्स में, हमने पढ़े हैं 44 डबल ए, 44 ए बी, हमने 48 3 पढ़े हैं, 40 ए आई ए पढ़े हैं, 40 ए आई पढ़े हैं। ठीक है, हमने पढ़े हैं 43 बी, इसका डिसलाउंस पढ़े हैं। तो ये सब डिसलाउंस जो पढ़े हमने, वही बेसिकली अपने को देखना है कि डिसलाउंस तो नहीं हुआ है। हमने पढ़े हैं 269 एस एस टी टी, न लेने का, न लेने का, न देने का, वो सब चीज़ों का डिसलाउंस है क्या पे, वो देखना पड़ेगा हमको, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो टीडीएस कटा है कि नहीं। ठीक है, हमने सेक्शन 37 पढ़ा है कि सर कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई वो है इलीगल है, मतलब ब्रीच ऑफ लॉ है तो नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स तो आएंगे यहाँ पे यार। हमको टैक्स ऑडिट में क्या मेंशन करना है, ये सब देखना है कि यार ये तो नहीं हुआ है अपने बिजनेस में, ये चीज़ें तो नहीं हुई, बस वही चीज़ें आएंगी। तो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए डीटी का। ठीक है, डीटी आपने पढ़ा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, एकदम ईजी चैप्टर है। और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ऐसे टैक्स ऑडिट के नहीं है। आप अगर ये चैप्टर के बारे में समझोगे, तो ये बेसिकली डीटी का चैप्टर है। ठीक है, डीटी के प्रोविजन है इसमें, इसलिए इसको डीटी में लेके आया गया। ठीक है, ऑडिट का बहुत कम पार्ट है इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर सबसे पहले पढ़ते हैं हम टैक्स ऑडिट फॉर्म्स कौन से होते हैं और कब कब कौन से अप्लाई होते हैं। एक होता है बेटा 3CA प्लस 3CD, एक होता है 3CB प्लस 3CD, राइट। हमने कई बार देखा है किसी के टैक्स ऑडिट में हम 3CA 3CD यूज़ करते हैं, कभी कभी ऑफिस में 3CB 3CD यूज़ करते हैं। तो ये कब होता है, डिपेंड क्या करता है। तो 3CA 3CD कब यूज़ होता है, 3CA यूज़ होता है बेटा अगर एसएससी का ऑडिट ऑलरेडी हुआ है अंडर एनी अदर लॉ। किसी और लॉ में अगर एसएससी का ऑडिट हो चुका है ना, तो हम 3CA प्लस 3CD यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में हो चुका है, एलएलपी एक्ट में हो चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर हो चुका है तो हम 3CA 3CD यूज़ करते हैं। एंड 3CB प्लस 3CD कब यूज़ करते हैं, अगर एसएससी का ऑडिट नहीं हुआ है अंडर एनी अदर एक्ट, किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हुआ है, तो 3CB यूज़ करोगे। ठीक है, 3CA को याद कैसे करेंगे, देखो ऑडिट हो चुका है मतलब 3CA। ठीक है, ए ऑडिट हो चुका है। ठीक है, 3CB में नहीं हुआ है बेसिकली। ठीक है, ओके चलो। तो बेटा हमने ट्राई किया, देखो हमने हिंदी में लिखा है इसको। क्यों ऐसा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी चीज़ें लिखी है इसमें, चीज़ें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, ताकि आपको ना इसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, कैन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं, हाँ भाई रिवाइज कर सकते हैं। कब करवा सकते हैं सर, देखो 80 करवा सकता है एओ से, मतलब सीए से, सॉरी एओ से नहीं, इन दिमाग में एओ भरा हुआ है मेरे पूरे। ठीक है, 80 करवा सकता है सीए से अपने। ठीक है, अगर कोई डिसलाउंस हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के बाद, अब देखो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट क्या आती है, 30 सितंबर। ठीक है, और आपकी जो ड्यू डेट आती है रिटर्न फाइलिंग की, वो 31 अक्टूबर आती है। तो उसके बीच में हो सकता है डिसलाउंस हो। जैसे कैसे हो सर, जैसे अपने कई डिसलाउंस 43B वाले रहते हैं,
कि आपने ड्यू डेट के पहले अगर रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया, डिसअलाउ हो जाएगा। ये सब डिसअलाउंसेस है। तो ये सब जो डिसअलाउंस होते हैं ये तो ऑडिट के बाद हो सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग के पहले हो सकते हैं। कि आपने अगर रिटर्न फाइलिंग तक ये सब फाइल नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। तो ये सब हुआ अगर, तो क्या होगा सर? तो उस केस में तो आपको, कि उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप कब तक कर सकते हो सर? बिफोर एंड ऑफ एवाई तक कर सकते हो। एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो अपन है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो। कंसिडरेशंस व्हाइल मेकिंग ऑडिट रिपोर्ट। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट बनाते रहें? देखो, अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर कवर्ड है इन मोर देन वन क्लॉजेस, एक क्लॉज ज़्यादा कवर्ड है तो क्या करेंगे सर? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर आपका कवर्ड है एक से ज़्यादा क्लॉज में, तो दिमाग वाली बात क्या है कि हम क्या करेंगे सर? जहाँ जहाँ कवर्ड है वो वाली क्लॉज सब जगह मेंशन कर दो और क्रॉस रेफरेंस दे दो। तो हर क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा एंड क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। एकदम अपन लॉजिकल करके बनाया इसको, मतलब लॉजिकल मतलब एकदम कॉमन सी बातें हैं, तो अपन ऐसे लेमेंस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करना पड़ेगा? अगर टैक्स ऑडिटर वर्सेस एसएससी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताओ क्या करना पड़ेगा? देखो सर, हम ना दोनों पॉइंट मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ऑडिटर कुछ और बोल रहा है, एसएससी कुछ और बोल रहा है। ऑडिटर बोल रहा है डिसलाउड होना चाहिए, एसएससी बोल रहा है नहीं डिसलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम हमारा काम क्या है? टैक्स ऑडिटर, अपन बाद में फंसना नहीं चाहिए ना, अपन बाद में फंसना नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? लो, टैक्स ऑडिटर को दोनों व्यू पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा, हम दोनों व्यू पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। देखो 80 ये बोल रहा है पर हमारे व्यू ये है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि बाद में हमारे ऊपर कुछ ना आए। ठीक है, कोई 3 की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, एनए लिखना पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल। क्या क्या पूछ रहे हैं सर? ठीक है, ऑडिटर को डीटी अमेंडमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही रखना पड़ता है बेटा, ऑडिटर को भी रखना पड़ता है, समझना ये बात है ना। ऑडिटर को भी रखना पड़ता है। इवन इफ ऑडिट फॉर्म अमेंड ना हुआ तो देखो क्या होता है, कभी कभी ऑडिट फॉर्म में ना पुराने चीज़ें मेंशन रहती है, पुराने सेक्शंस मेंशन रहते हैं जो चले गए हैं। आपको दिखाऊंगा अभी, कुछ पुराने सेक्शन भी मेंशन है तो चले गए हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर? हमको तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि डीटी अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं और उस हिसाब से अपने को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑडिटर का काम है, ये बात ध्यान रखना। सर 3 में इन्फॉर्मेशन जो डाल रहे हो आप वो कहाँ से आएगी? कहाँ से लाओगे इन्फॉर्मेशन? मन से लाओगे? हवा से लाओगे? नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी उससे लाएंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो अपन ये मेंशन करेंगे पैरा 3 में फॉर्म 3 CA और पैरा 5 में फॉर्म 3 CB में। ठीक है, ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। आपको याद करना है या याद नहीं करना है? एक दो बार पढ़ लेना। अगर ऑडिटर है कोई केस लॉ का रिलाई कर रहा है, अगर कोई ऑडिटर केस लॉ पर रिलाई कर रहा है कोई भी, कि ये केस लॉ हम जजमेंट पर रिलाई कर रहे हैं, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा ना वहाँ पे। कोई भी अगर जजमेंट ले रहा है वो, ठीक है, अपन उसका कोई भी डिसीजन ऐसा है जो केस लॉ पर डिपेंडेंट है, तो क्या करेगा वो मेंशन करेगा, वो वहाँ पे मेंशन करेगा हाँ मैंने ये केस लॉ मतलब माना है। ठीक है, चलो टर्नओवर कैलकुलेशन की बात करते हैं सर। टर्नओवर कैलकुलेशन, अब टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होता है टैक्स ऑडिट के लिए, वो बात करते हैं। देखो ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया हुआ है अपन ने तो उसको हम डिडक्ट करते हैं टर्नओवर से, क्योंकि डिस्काउंट ही दिया तो डिस्काउंट तो डिडक्ट करना ही चाहिए। उतनी सेल की ही नहीं अपन, उतना अमाउंट सेल हुआ ही नहीं है, तो डिस्काउंट डिडक्ट होगा टर्नओवर से। कैश डिस्काउंट, सर इफ डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस डिडक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। अगर अपने कैश डिस्काउंट सर इनवॉइस में माइनस कर दिया ना, इनवॉइस कम का बनाया तो भाई हाँ आपके टर्नओवर से डिडक्ट हो जाएगा। बट देखो कैश डिस्काउंट कैसा होता है ना, जैसे हम लोग के बिजनेस में होता था, जैसे पापा लोग करते थे कि वहाँ से बिल आ गया, ठीक है, बिल वहाँ से बन के आया, पूरा 2 लाख का बिल बन के आया मान लो। ठीक है, फिर ना हमारे पास एक कंडीशन लिखी होती थी कि आपने अगर 14 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बहुत सारे आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग तो होलसेल बिजनेस में थे, ठीक है, तो होलसेल बिजनेस में ना ये कैश डिस्काउंट बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, है ना। हम लोग को कैसा होता है ये कि भाई वो 2% का जो बचता है ना डिस्काउंट का, वो भी हमारे मार्जिन बन जाता है हमारे लिए। कॉस्ट कम पड़ जाती है, मार्जिन में इंक्लूड हो जाता है, होलसेल बिजनेस में बहुत कम मार्जिन होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, 14 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया हमने, बट इन्वॉइस तो पहले बन के आ चुका है। जो सामने वाले ने इन्वॉइस दिया हमको, मतलब सामने वाला जो सेल्स पर्सन है जो सेल्स कर रहा है, उसके टर्नओवर में तो इन्वॉइस वाला जो अमाउंट है वो मेंशन हो गया। अपन ने अगर 14 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो क्या करेगा, वो उतना डिफरेंस फाइनेंशियल चार्जेस में डाल देगा। अगर हमने 14 डेज के बाद किया तो उसका टर्नओवर तो पहले से उतना ही है, उतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर उसने मान लो अगर मेरे को पूछा उसने फोन पे कि आप पेमेंट कब कर रहे हो, मैं बोला कल कर दूंगा पेमेंट, तो वो वहीं से इनवॉइस अपना कम कर देगा। ठीक है, तब डिडक्ट हो जाएगा टर्नओवर से। बट अगर उसने मुझे भेज दिया इनवॉइस बना के, बाद में मैं पेमेंट किया बाद में, और उसने अपने फाइनेंशियल चार्जेस में दिखाया उसको जो डिस्काउंट अपन को दिया उसने, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका जाएगा काहे में, वो टर्नओवर से डिडक्ट नहीं होगा, टर्नओवर में इंक्लूडेड रहेगा वो।
सर टर्नओवर डिस्काउंट जो होता है, मतलब बहुत सारा टर्नओवर किया तो डिस्काउंट मिलता है, वो क्या डिडक्ट होगा सर? हाँ डिडक्ट होगा। इट इज ऑन ऑनली द नेचर, इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट नेचर में होता है। स्पेशल रिबेट गिवन टू कस्टमर, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हमने क्या दिया? स्पेशल रिबेट दिया, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हमने स्पेशल रिबेट दिया, तो क्या होता है सर? तो उस केस में देखो, अगर इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट देन इट इज डिडक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। इफ इट इज इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, अगर कमीशन ऑन सेल्स के नेचर में है, तो इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। ठीक है। सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। सेल्स रिटर्न क्या है सर? डिडक्ट करना पड़ता है इवन इफ टर्नओवर इज ऑफ अर्लियर ईयर्स। अगर रिटर्न आया कुछ, ठीक है, इस साल का हमने सेल, इस साल की इस साल रिटर्न आ गया तो डिडक्ट करेंगे। हमने सेल पिछले बार डिडक्ट किया था, सॉरी, हमने सेल पिछले बार किया था पर रिटर्न इस साल आया तो भी डिडक्ट करेंगे। हम उसके पहले भी किए थे सेल और रिटर्न इस साल आया तो डिडक्ट करेंगे। क्योंकि बेसिकली उस साल का टर्नओवर में इंक्लूड हुआ होगा, है ना। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज क्या होता है सर? ये भी अगर हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड है तो टर्नओवर में इंक्लूड होगा, इफ नॉट हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड तो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। इजी इजी पॉइंट्स थे बेटा, एकदम इजी पॉइंट्स। बेटा ऐसी ना ग्रॉस रिसीट्स का भी दिया हुआ है कि ग्रॉस रिसीट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें लिखाया नहीं है, आप वो स्टडी मैट से देख सकते हो और भी दिखा दे रहा हूँ, तब सुन लो। ठीक है। कैश असिस्टेंस रिसीव्ड रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ये क्या होगा सर? ये इंक्लूड होगा अपने ग्रॉस रिसीट्स में। ठीक है। एनी इंडायरेक्ट टैक्स रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ये ड्यूटी ड्रॉबैक है बेसिकली, वो भी इंक्लूड होगा। एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सी बाय मनी लेंडर, अपने को इंटरेस्ट मिला है सर। ठीक है। कमीशन, ब्रोकरेज सर्विस एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस रिसीव्ड इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड। ठीक है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो रिम्बर्समेंट का पैसा मिला है वो सब, ये सब ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक बार पढ़ लेना आप लोग, मैं जितना पढ़ा उतना काम का है, इसमें तक काम करनी। जैसे हायर चार्जेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ये भी ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड होता है। लिक्विडिटी डैमेजेस, ये भी आता है। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम्स एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट, ये भी आता है ग्रॉस रिसीट में। तो प्रोफेशन कर रहे हो आप तो ग्रॉस रिसीट में ये सब आ सकता है आपके। ठीक है। ओके चलो। अब बेटा हम लोग आते हैं हमारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉजेस कैसे काम आएंगे अपने क्वेश्चन में वो पढ़ेंगे। अच्छा बेटा इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा 44 AB का। ठीक है। वो ओवरव्यू दूंगा, पर कब दूंगा? जब क्वेश्चन करना चालू करेंगे अपन, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन जो है ना इसके, वो 44 AB के ऊपर है, जो अपन ने पढ़े ना 44 AB और AD के ऊपर है बेसिकली। उसमें क्या है कि अपन पढ़े ना 1 करोड़ टर्नओवर होता है, फिर 10 करोड़ हो जाता है। 10 करोड़ क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, 5% ऑफ कैश में होना चाहिए पेमेंट पूरा, मतलब 5% ऑफ कैश से कम है, मतलब जो टोटल पेमेंट है उसका 5% से कम कैश में है, तो वो 10 करोड़ हो जाती है टर्नओवर। वो सब पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो वो अपन जब इसका क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। ओके चलो आ जाओ। तो बेटा अपन आ जाते हैं अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, फॉर्म 3CD। अब देखना बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी है, इसमें सिर्फ आपके सिर्फ टैक्स के क्लॉजेस है। आपको लगेगा आप भाई रिविजन कर रहे हो पूरा, ठीक है, आप पूरा टैक्स जो DT पढ़ो उसका रिविजन करो ऐसा लगेगा, बस इतना ईजी है। देखो पहले तो भैया फॉर्म 3CD में क्या आता है, पार्ट ए में बहुत बेसिक बात है, सिंपल सी बात है। नाम आपका, आपका पता, आपका पैन, वेदर इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, GST। अगर GST अगर पे करना है GST नंबर मेंशन करो। ठीक है। अब सर GST नंबर देखो, अगर एक से ज़्यादा GST नंबर आपके पास अलग अलग स्टेट हो तो अलग स्टेट के मेंशन करो। स्टेटस बताओ क्या हो, इंडिविजुअल हो आप, फर्म हो, HUF AOP BY क्या हो बताओ। प्रीवियस ईयर कौन सा बार फाइल करो वो बताओ। असेसमेंट बताओ। ठीक है। इंडिकेट द रीजन रिलेवेंट क्लॉज ऑफ 44 AB अंडर विच ऑडिट हैज बिन कंडक्टेड। अब देखो 44 AB में आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या फिर कभी देखा भी होगा, तो ऑडिट ना अलग अलग क्लॉजेज में होता है। क्या कि आपका आप क्यों ऑडिट करवा रहे हो? आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया बिजनेस में इसलिए करवा रहे हो। ठीक है, वो उसका अलग क्लॉज है। आपका 50 लाख से ऊपर रिसीट्स हो गया ग्रॉस प्रोफेशन में इसलिए प्रोफेशन में इसलिए करवा रहे हो। ठीक है। एक वो होता है कि आपका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो रहा है, या फिर ऐसा होता है कि आपने 44 AD में आप थे अभी तक, पर 44 AD से बाहर आए और आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आप ऑडिट करवा रहे हो। तो ये सब मेंशन करना पड़ता है भाई, किस क्लॉज के अंडर ऑडिट करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, किस किस वजह से ये नौबत आन पड़ी कि आपको ऑडिट कराना पड़ रहा है, क्यों ऐसी नौबत आई। ठीक है, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। राइट। ठीक है। चलो, तो अब पार्ट बी में बेटा 9 10 दो पॉइंट है।
ठीक है। बाकी 11 से पॉइंट यहाँ पे है पूरे, ठीक है, मैंने करवाया अच्छे से। आ जाओ, ये मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से निकाला है पूरा, ठीक है। ये पढ़ने में इजी इसलिए, बुक में दिया भी नहीं है अपने स्टडी मैट में, और जो दिया है जहाँ पे वो बहुत बड़ा पढ़ा दिया, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ फर्म और एओपी, अगर फर्म है एओपी आपकी, तो इंडिकेट करो नेम ऑफ पार्टनर्स, मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई अगर फर्म है एओपी है तो बताओ ना कौन कौन पार्टनर है, कौन कितनी प्रॉफिट शेयर रेशो रख रहा है, ठीक है। If there is change in any partner members or in their profit sharing ratio since the last date of preceding year, the particulars of such change। अब मान लो इस साल अपना पीएसआर बदला, अपना पार्टनर चेंज हुआ, पार्टनर एक्सपायर हुआ, पार्टनर रिजाइन किया, मेंबर चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब तो बताना पड़ेगा ना भाई। अगर पिछले बार से बदला है अभी तो ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो बताना पड़ेगा। Nature of business or profession, if more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession। आपका नेचर क्या है, बिजनेस क्या काम करते हो आप, क्या काम करते हो, बताओ ना भैया, ठीक है। इफ देयर इज चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज। कोई बिजनेस प्रोफेशन पहले आपने मेंशन किया हुआ है, चेंज हुआ है, वो बता दो, ठीक है। अब देखो, ये कट कर देता हूँ मैं, ये काम का नहीं है अपने, ठीक है। चलो अब देखो फॉर्म, अपन क्लॉज 8 से पढ़ना चालू करेंगे बेटा। 8A 11A, ठीक है, 12 9 10 अपन यहाँ पे पढ़ लिए बेटा, 9 और 10, ठीक है। 8 11 12 13 ऐसे क्लॉज सब पढ़ जाएंगे, और यहाँ पर रिलेवेंट सेक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। चलो 8 क्या बोलता है, रिलेवेंट क्लॉज बताओ किस में आपको ऑडिट करवा रहे हो, ठीक है। 44AB के किस क्लॉज में आपको ऑडिट एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट, ठीक है। 8A क्या बोलता है, अब 8A सिंपल सी बात बोलता है, क्या क्या बताओ, BAA BAB BAC BAD कुछ अपने लिए हो, कुछ लियो आपने, BAE कुछ लियो, ऑप्ट किया, बता दो। क्या किसी ने ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है, बता दो, ठीक है। बताना तो पड़ेगा ना बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे आपकी स्टडी मैट में BAD के अलावा BAE नहीं लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, ठीक है, BAE लिखा नहीं है। तो पर आपको क्या है, आप तो टैक्स ऑडिटर हो, आपको रिलेवेंट रहना पड़ेगा अमेंडमेंट के साथ, तो लिखना पड़ेगा BAE भी अगर है तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो तुमको इसको याद करना है 8A को, तो कैसे याद कर सकते हो बताओ। देखो तुमको बताना है BAA BAB के बारे में, तो बी को एकदम ध्यान से देखोगे आप, तो 8 से दिखता है 8, ठीक है। अगर BAB को ध्यान से देखोगे तो 8 से दिखता है, ठीक है, और BAB है तो 8A, देखो 8A क्लॉज नंबर है, ठीक है। देखो याद करने का तरीका है भैया ये, तो याद ऐसी ऐसी होगा। देखो BAB में तुमको 8A दिख रहा है, देखो ये 8 है, और छोटा ए है यहाँ पे, ए की जगह छोटा ए ठीक है, तो 8 है, BAB ऐसे याद रखना, तो BAB से 8 है ठीक है। 11A क्या बोलता है कि मेंशन वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर 44AA, इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। देखो भैया क्या आपको 44AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, इफ यस तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है बता दो, सिंपल सी बात, ठीक है। देखो इसको याद कैसे करेंगे, जो 11 है, 44AA है, 44AA 11, ठीक है। या तुम ऐसे याद कर सकते हो, डबल ए मतलब पहला लेटर होता है, डबल ए पहला लेटर होता है, तो डबल ए मतलब 11, ठीक है, और ए ही है तो ए तो रहेगा ही, ठीक है। AA 11A, ठीक है। वैसे आपने क्लॉज नंबर 11 भी मेंशन कर दिया तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको 11A मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 12 में क्या पूछता है, क्या अस्सी ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, ओ माय गॉड, क्या अस्सी ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फटाफट AD ADA BBBBA BBB ये सब वो वाले भी हैं इसमें, कौन से वाले, NR वाले, ठीक है। 5% उड़ के जाओ, 7.5% घूम के मतलब तैर के जाओ, वो सब वाले भी है इसमें, ठीक है, ओके। चलो तो ये सब आपके प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपने किए हो क्या। अब क्लॉज नंबर 12 याद कैसे करेंगे सर, देखो बहुत इजी बताता हूँ तुमको। तुमको याद है प्रिजम्पटिव में अपन को 3 कौन से याद आते हैं, फॉर AD ADA 3 याद आते हैं, ठीक है। और 44A 4 है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ओके। चलो तो 44, अब देखो 44 AD 3 याद आता है आपको, और 4 है हमारा, 44 है, 4 है, 4 इंटू 3 क्या होता है, 3 याद है अपने को, 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब 142 क्या बोलता है, 13D की 13D क्या बोलता है, मेंशन
मतलब क्या आईसीडीएस के कारण एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या आईसीडीएस के कारण एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या, अगर रिक्वायर्ड है तो बताओ भैया, ठीक है, मेंशन करो उसको, कौन से आईसीडीएस के कारण कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ा आपको, ठीक है। 14 भी क्या बोलता है, देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा मेथड अडोप्ट किया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा मेथड अडोप्ट किया है, 145A में जो मेंशन किया है उससे कंपेयर कर लो। भाई पहले से मेंशन किया कि अपन ये ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम कॉस्ट एनआरवी में कर रहे हैं, एक्चुअल में वो किया है कि नहीं देख लो पहले, ठीक है। 15 क्या बोलता है, मेंशन डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, कैप एसेट कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, तो क्या ये मेंशन करो डिटेल्स की। अब क्लॉज 15 कैसे याद करेंगे इसको, क्लॉज 15 कैसे याद करेंगे, तो देखो आपको याद है कि अपन ने एक क्वेश्चन देखे थे वो कन्वर्जन वाला, कि एक लैंड कन्वर्ट कर दी उन्हें, एक लड़की थी उसने लैंड कन्वर्ट कर दी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, और पहले 15 फ्लैट बेची, फिर 5 फ्लैट बाद में बेची, तो अपन ने पहले 15 कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेट वो किए थे टैक्सेबल, याद है तुमको ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, 15 फ्लैट पहले बेची 5 फ्लैट बाद में बेची, 15 फ्लैट पहले बेची 5 फ्लैट बाद में बेची। बेसिकली लैंड उसका कैपिटल एसेट था, तो उसने कन्वर्ट की थी स्टॉक इन ट्रेड में, और उसमें बिल्डिंग बनाई थी, 300 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड थी, तुमको याद होगा अगर तो, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे याद है, मुझे भी याद है वो क्वेश्चन। तो वो 15 फ्लैट बेची थी उसने, ऐसे याद रखना है, तो 15 का क्लॉज है अपना, ठीक है, ठीक है। 16 क्लॉज क्या बोलता है कि ऐसा कोई अमाउंट है जो सेक्शन 28 में आते हैं बट क्रेडिट नहीं हुए, ड्यूटी ड्रॉबैक है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, ऐसे बहुत सारे अमाउंट है जो सेक्शन 28 के हिसाब से इनकम में आना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड नहीं किए, तो 16 क्लॉज वो बोलता है, वो बताओ, ठीक है। 17 17 क्लॉज क्या बोलता है सर, एसडीवी से कम वैल्यू पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है क्या, 43 CA 50C, 50C 43 CA क्या होता है सर, 50C 43C अपना एसडीवी से कम में अगर आप सेल करोगे तो आपको एसडीवी मेंशन करनी, एसडीवी पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है, 10% चेक करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको सब फर्निश करना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन कितनी मिली है, और वैल्यू कौन सा अडॉप्ट किया अपन ने, मतलब एसडीवी लिए क्या लिए बताना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 18 क्या बोलता है सर, 32 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है कि डेप्रिसिएशन कितना है, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो बताना पड़ेगा। तो 18 को याद कैसे करेंगे सर, देखो मैं जब 18 साल का हुआ था ना, तो मुझे ना वो एक मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, उसने पहले बार ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, मतलब ये बात शर्मनाक है, बताना पड़ रहा है आप लोग को, पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो मैं 18 का हुआ था, तो 18 मुझे याद है, मुझे याद है कि 18 का हुआ था, जीवन में बचपन से अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ था भाई, बचपन से ब्लॉक नहीं हुआ था, 18 का हुआ पहली बार ब्लॉक होना पड़ा जिंदगी में, ब्लॉक, सीधे ब्लॉक कर दी उसने, कोई बात नहीं की भाई, गोस्ट कर दी मेरे को, ब्लॉक कर दी, ठीक है। तो 18 क्लॉज नंबर से ब्लॉक याद रखना, ब्लॉक, तो ब्लॉक मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 32 में डेप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक ऑफ एसेट 18 में आएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आया ब्लॉक ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन का, तो आपको डेप्रिसिएशन से क्या याद आएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट। और ब्लॉक ऑफ एसेट से क्या याद आएगा, आपको याद आएगा मेरे को ब्लॉक की थी लड़की ने, तुमको ब्लॉक की हो कभी ना कभी, ठीक है, ओके। अब देखो 17 याद करते हैं क्लॉज नंबर, तो 17 कैसे याद करेंगे, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, मतलब पॉज करके सोच रहा था मैं कैसे याद कर सकते हैं 17, तो अपना 17 खतरा याद है ना, अपन बचपन से बोल 17 खतरा 17 खतरा, तो अपन जब भी लैंड बिल्डिंग सेल करते हैं तो अपने ऊपर 17 खतरा मंडराते रहता है कि भाई ये एसडीवी खतरा मंडराते रहता है, मतलब मंडराते रहता है, मतलब सॉरी इसका ये लैंग्वेज मैंने बहुत बेसिक ले मैंने यूज़ कर ली, सुन लो इसका मतलब क्या होता है, कि अपने ऊपर हमेशा एसडीवी का खतरा रहता है कि भाई कभी भी एसडीवी लग जाएगा, कभी भी एसडीवी लगा सकते हैं भाई, एओ आएगा एसडीवी लगा देगा, काय में रहता है 43 से 50C में लगता है, तो 17 17 खतरा से याद कर सकते हैं, तो बचपन से वही अपन वैसे याद करते हैं। मैंने मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने जब पढ़ा था ना ऑडिट, अपना जब ऑडिट में टैक्स क्लॉज याद किए थे, मैंने जब ऑडिट पढ़ा था तो मैंने ऐसे याद किया था इसको, ऐसी कुछ याद किया, 17 से खतरा से याद किया था, ठीक है। अब 19 की बात करते हैं, 19 में क्या है सर, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर की डिटेल्स बताना पड़ेगा, यस 19 में साइंटिफिक एक्सपेंडिचर डिटेल्स बताना पड़ेगा, ठीक है, से स्टेट द अमाउंट्स एडमिसिबल अंडर दी सेक्शंस, ठीक है। 33 ABA 35 मतलब साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, और ये टी कॉफी रबर सब बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ओके। 20 में 20A में क्या है कि एम्प्लॉय को जो भी बोनस कमीशन पे किया, एम्प्लॉय को जो भी बोनस कमीशन पे किया उसके बारे में बताना पड़ेगा अपने को, उस डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, तो थोड़ी देर बाद अपन एक काम करते हैं, अभी याद नहीं करते इसको यहाँ से लगातार, अपन यहाँ थोड़ी देर बात कर लेंगे, इसको एक साथ याद कर लेंगे पूरे, अभी पहले पढ़ लेते हैं पूरे, उससे ना थोड़ा ब्रेक आ रहा है, फ्लो में ब्रेक आ रहा है, ठीक है। तो 19 में क्या पढ़ते हैं अपन, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 20 में क्या पढ़ते हैं अपन, कि एम्प्लॉय को जो बोनस कमीशन पे किया उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एकदम सेक्शंस पूरे याद आएंगे आपको, कौन से वाले पढ़ रहे हैं अपन।
फिर 20B में क्या पढ़ते हैं, 3615 है रेड विथ 224x, कि हमको कंट्रीब्यूशन बताना पड़ता है जो एम्प्लॉय से मिला हमको वेरियस फंड में। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो ड्यू डेट के ऑफ डेट के पहले जमा करनी पड़ती है वो मिली अपने को, वो सब बताना पड़ता है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो जमा किए कि नहीं, कौन से फंड में मिली थी, वो जमा किए कि नहीं, वो सब बताना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं चलेगा भैया। ये देखो, इनकम टैक्स में जब रिटर्न में अपन बोलते डिसलाउ होता है बात कि अपने को ड्यू डेट ऑफ डेट के पहले मिलना चाहिए, तो बताएगा कौन, ये अपने को टैक्स ऑडिटर बताता है कि भाई सारी चीज़ें जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे अपने को वो मिले और अपने ड्यू डेट के पहले जमा किए कि नहीं, ड्यू डेट ऑफ डेट के पहले जमा किए कि नहीं, वो बताना पड़ेगा। ठीक है। 21 में क्या बोलता है, 37 के डिसलाउंसेस चेक करना है। 37 के डिस्काउंट कौन से होते हैं सर, भैया कैपिटल नेचर का एक्सपेंस तो नहीं है, पर्सनल तो नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो नहीं है, आपका ये पेनल्टी या फाइन तो नहीं है, वायलेशन ऑफ लॉ तो नहीं है, ये सब मेंशन, ये चेक करना पड़ता है। अरे क्या बेसिक पीजीपी रिवीजन कर रहे हैं क्या सर अपन। 21B क्या बोलता है, 40A के जितने भी डिस्काउंसेस है वो सब रिपोर्ट करना है। एग्जाम्पल, TDS डिडक्ट नहीं किया किया बट गवर्नमेंट पास जमा नहीं किया, ये सब 40AI 40IA 48(2)B 3 4 5 40 छोटे वाले के जितने भी डिस्काउंट्स है पूरा अपने को वहाँ पे इस 21B क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा। अब तो 21 ही चल रहे थे वो, 21A 37 के डिस्काउंट्स, 21B 40 छोटे के डिस्काउंट्स, ठीक है। 21C 40B के डिस्काउंट्स कि पार्टनर्स को पेमेंट किया अपन ने, पार्टनर 40BA क्या होता है, उसका होता है बेटा ये ऑडिट, ये AOPI का होता है, ठीक है। तो पार्टनर को पेमेंट किया अपन ने, इंटरेस्ट एमरेशन और जो बोनस है उसके जो डिस्काउंट्स होते हैं वो सब आते हैं इसमें। 48(3) में क्या आता है, देखो 21D में क्या आता है, 48(3) के डिस्काउंट्स, 21E में क्या आता है, 48(7) के डिस्काउंट्स, ठीक है। 21F में क्या आता है, 49 के डिस्काउंट्स। तो भैया 21 वाला तो पूरा डिस्काउंट्स वाला है भैया, 21 वाला पूरा डिस्काउंट्स वाला है। 21G क्या बोलता है कि कंटेंजर लाइबिलिटी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिटेड किया आपने वो भी डिस्काउंट होगा, वो भी बताना पड़ेगा यहाँ पे आपको, वो अलाउड नहीं रहता, ठीक है। 21H क्या बोलता है कि आपने एग्जेम्प्ट इनकम के जो एक्सपेंडिचर है वो भी अलाउड नहीं होता आपको, वो भी डिस्काउंट करना पड़ेगा। 21I में क्या होगा कि जो आपने कैपिटल एसेट लिया था उस पर लोन लिया, उसका जो इंटरेस्ट होता है अप टू पुट टू यूज, वो वाला आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अलाउड नहीं होता, वो बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 22 में क्या बताना पड़ेगा आपको, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसिबल अंडर 23 ऑफ MSME एक्ट, ठीक है। MSME एक्ट में जो भी इंटरेस्ट एडमिसिबल है वो बताना पड़ेगा आपको। 23 में क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव्स को पेमेंट, ठीक है, रिलेटिव्स पेमेंट करना पड़ेगा। 48(2), ठीक है, अपन रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट जो कर देते हैं, जो अपन एक्सेस पेमेंट करते हैं वो बताना पड़ेगा। 24 में क्या बताना पड़ेगा, देखो 33AB है, 33AB और ABA में, टी कॉफी रबर वाले में, और वो जो उसके बाजू वाला है पेट्रोलियम वाला, उसमें क्या हुआ है आपका कि इन वाले सेक्शंस की डीम्ड इनकम बताओ कि डीम्ड इनकम कितनी हुई है। कोई वॉल्यूशन करते हैं तो डीम्ड इनकम बताना पड़ता है, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट द डीम्ड इनकम चार्जेबल अंडर PGUP, ठीक है। 25 में डीम्ड इनकम बताओ। अब डीम्ड इनकम की बात हो ही रही है 24 में, अगर डीम्ड इनकम की बात हो ही रही है, अगर डीम्ड इनकम की बात हो ही रही है तो 25 में बात कर लो 41 वाले डीम्ड इनकम की, वो बता दो भैया 41 सेक्शन में कितनी इनकम आपकी इनकम में आना चाहिए। ये अपन पूरा PGP चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, रिवीजन कर रहे हैं PGP चैप्टर का, ध्यान रखना, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक रिवीजन है PGP चैप्टर का और कुछ नहीं है। 26 क्या करना है सर, 43B का डिस्काउंट बताओ सर कि आपने क्या किया ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट ऑफ ROI के बाद जो पेमेंट्स किए, जो डिस्काउंट 43B में सब बताओ इधर, ठीक है। 27 में कोई GST क्रेडिट था क्या, अगर था तो कितना यूज़ किया अपन ने वो बताओ इधर। कोई GST क्रेडिट था अपने पास, था, हाँ था, उसमें कितना यूज़ किया बता दो इधर, बता दो, ठीक है। 27 में क्या है, कोई प्रायर पीरियड के आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर में है क्या, कोई प्रायर पीरियड के आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में किए हैं क्या, अगर वो दिए डेबिट क्रेडिट दिए हैं अपने को तो वो बता दो, डाल दो इसमें, ठीक है। 29 क्या है सर, 28 हटाया हुआ है इसमें, 28 क्यों हटाया हुआ है देखते हैं अपन एक बार बेटा, 28 क्यों हटाया हुआ है देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, 28 में वो जा चुका है इसलिए हटाया है, ठीक है। हाँ, whether during the previous year assessed received any property being share of company not being company in which public are substantially interested without consideration or for inadequate consideration as referred to in 56(7)(a). 56(7) में क्या होता था, पहले शेयर्स का जो मिलता था अपने को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में या फिर विदाउट कंसिडरेशन में, तो आता था काय में सर, उधर आता था किधर, इसी में आता था 56(7)(a) में, पर जा चुका है, अब जा चुका है, हट चुका है। अब देखो ये रिलेवेंट नहीं है 56(7)(a), पर भी ऑडिट रिपोर्ट में है अभी भी ये क्लॉज, तो अपने को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, DT अमेंडमेंट देखना पड़ेगा, अपन ऑडिटर है, ठीक है, ओके। 29 इशू प्राइस अगर अपना FMV ऑफ शेयर्स और प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा है तो क्या IFRS की इनकम बनती है, वो तो उसके बारे में डिटेल्स दे लो, उसके बारे में डिटेल्स दो। अच्छा 56(7)(a) वाले जो है ना, वो 56(10) में इनकम बनती है, वो तो वो हट चुका है वो सेक्शन, ठीक है। दूसरा अपने इशू प्राइस अगर मोर देन FMV ऑफ शेयर्स और प्राइवेट कंपनी है तो अपने IFRS की इनकम बनती है,
तो अपने को देना पड़ता है, वो डालना पड़ता है, वो उसका डिटेल्स डालो। आपने अमाउंट फॉरफिट किया, कैपिटल एसेट आप बेच रहे थे, अमाउंट फॉरफिट किया तो आईएफएस इनकम बनती है, एडवांस फॉरफिट जो किया, तो वो क्या बनता है, वो डालो उसमें, वो भी डालो। अभी रिलेवेंट नहीं है, क्यों रिलेवेंट नहीं है सर ये भी, क्योंकि अब तो बनती नहीं इनकम वो, ठीक है। अच्छा अब तो इनकम, सॉरी रिलेवेंट है, सॉरी सर गलती गलती, ये रिलेवेंट है, वो एडवांस फॉरफिटेड जो डिडक्ट करते हैं वो रिलेवेंट नहीं है, सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा मुझे प्लीज, ठीक है। 29B ए बी क्या बोलता है सर ये, एस डी माइनस कंसिडरेशन, जिसने प्रॉपर्टी लिया उसके हाथ की इनकम। देखो क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी ली है, एस डी बी से कम में लिए, तो आपके हाथ में इनकम आती है, आपके हाथ में इनकम बनती है, आपने कम में परचेस कर लिए तो आईएफएस की इनकम बनती है 50:10 में, तो मेंशन करना पड़ेगा भैया किससे प्रॉपर्टी ली है, कितने में लिए, क्या लिए, एसडीबी क्या है, ऐसा मेंशन करो उसमें। देखो आप, अगर मैं चाहता तो ये पढ़ा सकता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग बाद में यार पढ़ना ना पड़े, पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा ना, मैं अपन ऐसे पढ़ लेंगे, अपने याद रहेगा पूरा। अपने को 56:10 पता है, अपने को सेक्शन याद है, अपने को ये पता है कि एस डी माइनस कंसिडरेशन में अगर किसी ने प्रॉपर्टी किससे ली है तो अपने को इनकम बनाना पड़ता है उसको आईएफएस की। अब तो ये इतना क्यों पढ़े, अपन इतना सब पढ़ लेंगे ना, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो हुंडी में लोन लिया आपने एंड रीपे कैश बेरर चेक से कर रहे हो, तो 69D में आपको डिसलाउंस होता है, ये क्लॉज 30 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 30A इफ टीपी के प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना हुआ है एंड एई से कितना पैसा लेने का है। देखो आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है अगर, ठीक है, प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है आपका, तो वो बताओ भाई कितना हुआ है, और अगर हुआ है तो भैया आपको बताना पड़ेगा ना कितना पैसा लेना है एई से आपके, वहां मेंशन करते हैं ना बुक्स में कि अब इतना पैसा लेने का बनता है उनसे, ठीक है। और नहीं लिए तो एडवांस बना देंगे, वो सब बातें लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। 30B में क्या था सर, 94B 30% ऑफ बिड द, ऐसे सारे प्रोविजन ये चेक कर लो भैया, चेक कर लो भैया कि इंटरेस्ट जो पेमेंट हुआ है 30% ऑफ बिड से ज़्यादा तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना ज़्यादा हुआ, एक्सेस एक्सपेंडिचर कितना है, अगर हम कम पे किए हैं तो पिछले साल को एक्सेस एक्सपेंडिचर बचा हुआ है तो कितना अलाउ कर रहे हैं इस बार, सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ऑडिट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पूरा। 30C क्या बोलता है, गार के प्रोविजन देख लो एक बार, गार के जो प्रोविजन है ना, कोई भी डिटेल्स मेंशन करो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स की, ठीक है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स की डिटेल्स मेंशन करो, ठीक है। 31, ठीक है। अब 31AB BA BB CBC BD और CDE, इस समय क्या मेंशन करना है आपको, 2 SC और T के बारे में डिटेल्स देना है, ना लेने का ना देने का। 20,000 2,20,000, ठीक है। तो आपने किसी 20,000 के ऊपर लिए हो क्या, 2 लाख के ऊपर लिए हो क्या, किसी को दिए हो 20,000 के ऊपर, वो सब मेंशन करो भैया, मेंशन करो, यहाँ मेंशन करो, ठीक है सर। 32A में क्या मेंशन करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस चेक कर लो कि आपने कितना अलाउ करना चाहिए, कितना अलाउ किया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन आपका, ठीक है। 32B में आपकी अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, अब हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करें 32 में, 32 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात कर रहे हैं, इसलिए 32B में क्या है, आपकी कंपनी है। अब कंपनी में क्या हुआ, चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ, ठीक है। अगर 51% जिसने होल्ड किया था जिस टाइम पे लॉस हुआ था वो सेम बंदा होल्ड नहीं कर रहा है बाद में, तो क्या होता है सर, वो लॉस अफोर्ड करने नहीं मिलता अपने को, सेट ऑफ करने नहीं मिलता, ये अपने क्वेश्चन किए पीजीपी में, ठीक है, एडजस्टमेंट शीट में भी कराया है। तो ये बात है कि कंपनी चेंज इन शेयर होल्डिंग हो रहा है तो उसके कारण इस साल हुआ है, तो इशू उसके कारण कोई ऐसा लॉस है क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पता करो, वो लिखो या मेंशन करो। इतना बेसिक सिर्फ पीजीपी रिवीजन हो रहा है, अपना ध्यान रखना, पीजीपी थोड़ा कैपिटल गेन और थोड़ा आईएफएस, ठीक है। 32 में क्या मेंशन करना है सर, अब 32 चल रहा है सर, स्पेकुलेटिव लॉस है क्या, स्पेशल बिजनेस लॉस है क्या, मेंशन करो, ठीक है। क्या कंपनी स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो बताओ, ठीक है। चैप्टर 6A और चैप्टर 10W डिडक्शन बताओ 33 में, कोई चैप्टर 6A का या चैप्टर 10W डिडक्शन ले लो क्या आप, वो सब डिटेल्स देना पड़ेगा भाई, ये डिडक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। 33 आ गया। 34 में क्या बोल रहा है कि सर क्या अस्सी को टीडीएस डिडक्ट करना है, कलेक्ट करना है क्या, आपको टीडीएस टीसीएस डिडक्ट क्या कलेक्ट करना है क्या, बताओ, इधर बताओ, मेंशन करो, हाँ करना है भैया, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस इतना टर्नओवर हमारा इतना ऊपर है तो करना पड़ेगा, या फिर हमारे इस सेक्शन में ऐसा करना पड़ेगा, बताओ क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ऑडिटर चेक करे ना भाई कि ये एसएससी को टीडीएस डिडक्ट करना है क्या। देखो अगर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जा रहा है तो उस कारण से करना है क्या, अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है पर पेमेंट कम हो रहा है तो नहीं करना है क्या, तो क्या करना है, अगर करना है किस कारण से करना है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना लगेगा वो मेंशन करो कि टीडीएस डिडक्ट नहीं किया आपने, अगर मानो नहीं किया तो इंटरेस्ट लग रहा है क्या, वो लग रहा है तो मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्यों मेंशन करे सर, इससे डिस्काउंट्स बनेंगे ना, अपने डिस्काउंट्स बनेंगे कि टीडीएस में आपने डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जितना होगा तो कहाँ आएगा वो, उसमें यहाँ पे दिखेंगे, मेंशन करेंगे।
सर 36 में मेंशन क्या करना है सर कि डीम्ड डिविडेंड है क्या 222 का, 222 पता है आपको, उसमें डीम्ड डिविडेंड मिला है क्या, कुछ वो कुछ बन रहा है क्या अपने हाथ में डीम्ड डिविडेंड, वो बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। 37 में दिखाना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट ऑडिटर का कोई डिसअलाउंस है क्या या फिर कोई डिसएग्रीमेंट है क्या, वो बताओ 37 में। 38 में मेंशन को डिटेल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन और डिसएग्रीमेंट ऑन एनी मैटर एटम वैल्यू क्वांटिटी एज मे बी रिपोर्टेड आइडेंटिफाइड अंडर ऑडिट वॉज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट। अगर सेंट्रल एक्साइज एक्ट में ऑडिट हुआ है, उसमें कोई भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई मैटर है, डिसएग्रीमेंट है, वो बताओ इधर 38 में। ठीक है। 40 में क्या बताना है आपको, डिटेल बताना रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर। देखो आपको जीपी रेशो देना है, टर्नओवर रेशो देना है, नेट प्रॉफिट रेशो देना है, इस साल का, इसके पहले साल का सब देना है आपको। ठीक है। 41 में क्या करना है आपको कि कोई इनकम टैक्स डिमांड है आपकी अगेंस्ट, क्या डिमांड कोई पे कर रहे हो, क्या रिफंड है तो बताओ, उसकी डिटेल्स बताओ यहाँ पे। ठीक है। 42 ए बी में क्या बताना है, मेंशन विद द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन फॉर्म 61 61 ए 61 बी, वो बताना पड़ेगा। 43 में क्या करना पड़ेगा सर, मेंशन विद द एसएससी और इट्स पेरेंट एंटिटी और ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट एज रेफर्ड टू इन 286 2। ये 286 क्या है सर, ये सीबीसी रिपोर्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़े थे अपन ने, वो बताना पड़ेगा, वो मेंशन कर दो 43 में। एंड 44 में ब्रेकअप द प्रोवाइड द ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज और रजिस्टर्ड और नॉट अंडर जीएसटी। टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप बताओ, जीएसटी और नॉन जीएसटी, जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आप बताओ भैया कितना एक्सपेंसेस है आपके टोटल। ठीक है। ओके। तो सर यहाँ पे क्लॉज खत्म हो गया, यहाँ पे क्लॉज खत्म हो गया, बस इतने ही क्लॉज है, इतने ही क्लॉज है, खत्म क्लॉज। ठीक है। आपको कहीं भी ऐसा लगा क्लॉज कोई नया अपने लिए नहीं, क्या अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपन ऑडिट ऑडिट जो है ना वो अपन ऑडिट बोल रहा हूँ, अपन क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं बेसिकली टैक्स के प्रोविजंस का, तो हम टैक्स के प्रोविजन रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली, समझ लो ऐसा। ठीक है। हम बेसिकली टैक्स के प्रोविजन रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। ओके। तो चलो कुछ अपन क्लॉजेस याद कर लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है। चलो मैं पॉज कर रहा हूँ, कुछ मेमोरी टेक्निक्स बनाई है वो याद कर लेता हूँ, मैं भी खुद याद कर लेता हूँ मेमोरी टेक्निक्स क्या बनाई है, और कुछ याद भी कर लेता हूँ फटफट, बना भी लेता हूँ कुछ फटफट। ठीक है। अब बताता हूँ, आप बस पॉज करो, आप लोग एक सेकंड में चालू हो जाएगा। ठीक है। चलो अपन ने क्लॉज कौन से याद किए थे, 18 तक याद किए थे, डेप्रिसिएशन तक, 18 का तब लॉक की थी उसने मुझे। ठीक है। जब 19 का हुआ ना, तो मैं साइंस में था, पहले साइंस में था साइंस में बहुत खर्चा किया मैंने 11 12 पे बहुत कोचिंग वोचिंग की, पर कुछ नहीं हुआ मेरा। पापा ने मुझसे पूछे कि भाई तू बता मेरे को, तूने कितना खर्चा किया साइंस में, साइंस में कितना खर्चा किया। मैं बोला पापा नहीं बता पाऊंगा, और बताना पड़ेगा। तो फिर साइंस में खर्चा बताया मैंने, कब, जब मैं 19 साल का हुआ, तो मैंने पापा को बताया, पापा मेरा साइंस में इतना खर्चा हुआ है। पापा ने बोले सीए कर, चल सीए कर, सीए में कम खर्चा होगा ठीक है। तो 19 साल का हुआ जब पापा को मैंने क्या बताया, पापा को साइंटिफिक एक्सपेंडिचर बताया। ठीक है। डिटेल जो भी हुई उस एक्सपेंडिचर की। ठीक है। और फिर मैं सीए में आ गया। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब 20 देखो, बहुत ही मैंने स्टूपिड बनाया, बहुत स्टूपिड है। ठीक है। तो स्टूपिड कैसे है सर, देखो अपन 20 एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, पी ए वाई पे, 20 एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं सर, 20 ए क्या पे कर रहे हैं, बोनस कमीशन पे कर रहे हैं, और वो 20 एम्प्लॉयज़ भी अपने को पे कर रहे हैं, वो 20 एम्प्लॉयज़ भी अपने को पे कर रहे हैं, बी 20 बी। ठीक है। क्या पे कर रहे हैं उन लोग, अपने को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, वो वेरियस फंड्स का कंट्रीब्यूशन वो लोग अपने को दे रहे हैं। ठीक है। तो 20 बी 20 एम्प्लॉयज़ को अपन पे कर रहे हैं, 20 एम्प्लॉयज़ अपने को पे कर रहे हैं। ठीक है। अब 21 क्लॉज तो बेटा पूरा डिस्काउंट का क्लॉज है, पूरा डिस्काउंट क्लॉज है। ठीक है। 21 तुमको याद करना ही पड़ेगा, 21 याद करना पड़ेगा, 21 मतलब डिस्काउंट्स, 21 मतलब डिस्काउंट्स। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो भी अपना क्लॉज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, पर 21 क्लॉज मतलब डिस्काउंट क्लॉज। ठीक है। ओके डन। अब देखो इसके अलावा देखते हैं अब 23। ठीक है। 23 रिलेटिव्स वाला है, कौन सा रिलेटिव्स वाला है, तो 23 में रिलेटिव्स वाला आएगा। ठीक है। अब कौन सा आएगा, 48 वाला, 42। तो अपन दो तीन रिलेटिव को तो गलत पेमेंट करते रहते हैं, दो तीन रिलेटिव्स को गलत पेमेंट करते हैं, ऐसे एक एक रिलेटिव को करेंगे नहीं, दो तीन को करेंगे, इसलिए 23, दो तीन रिलेटिव्स को पेमेंट करेंगे, इसलिए 23। ठीक है। अब 24 तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 25 में डीम्ड इनकम है 51 की, अब इसको याद कैसे करें यार, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ी देर बाद समझेंगे, अगर याद आया तो अपन पढ़ते हैं। ठीक है। 26 में 43 बी है। ठीक है। 27 याद करने का नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 याद कर सकते हैं। देखो 29 का क्लॉज कौन सा गया, 28 गया। ठीक है। 28 इंटू 2 क्या होता है, 56, 56 टू 7 बी। ठीक है। 29 के पहले कौन सा गया अपना, 28 गया है, तो 28 इंटू 2 56 टू 7 बी।
ठीक है, ओके, शेयर्स वाला है ये, ओके। इसके अलावा अपने को याद कौन सा करना है, ये वाला याद करना है बेटा, 30B, 94B। देखो अब 94B में क्या है, 30% ऑफ बिडदा, ठीक है, तो 30% ऑफ बिडदा याद है तुमको 94B वाला, तो उसका 30 है और 30 और 94B का बी 30B, ठीक है। इसके अलावा 31 में है बेटा, देखो 31 में कौन सा है, न लेने का न लेने का न देने का, ठीक है, वो काय में बेटा, वो 31 में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 9 - 6 क्या होता है, 3, और 3 - 2 क्या होता है, 1, ठीक है। 9 - 6 क्या होता है, 3, और 3 - 2 क्या होता है, 1, इसलिए 31। तो यहाँ पे करो 9 - 6, तो 3 आएगा, और 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, राइट, ओके। चलो अब 32 की बात करते हैं सर। अब 32 में क्या आएगा सर, बेसिकली 32 में देखो क्या है, 32 का डेप्रिसिएशन का सेक्शन है ना, तो डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये सब देखेंगे अपन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड डेप्रिसिएशन वो सब देखेंगे, ठीक है। सर एक डेप्रिसिएशन में 18 वाला कर चुके हैं, 18 में उसने ब्लॉक की थी मुझे, वो अपन कर चुके हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो, ठीक है। यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाले 32 सेक्शन सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड डेप्रिसिएशन वाले हैं, ठीक है। उसमें चेंज इन शेयर होल्डिंग वाला भी आ गया, सब स्पेकुलेशन लॉस, स्पेशल बिजनेस लॉस सब आ गया, ठीक है। 33 चैप्टर 6 है और 10AA, अब यहाँ पे 10AA है और 33 है, तो डबल ए और 33, आप बोलोगे डबल तो 11 भी याद कराया था आपने ठीक है, पर ये 10AA ना बेटा, 10AA, इसलिए 33, ठीक है, ओके। चलो बाकी इसमें याद करने का ऐसे सेक्शंस कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी जितने क्लॉज मैंने याद करा उतने भी काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है क्लॉज याद करने के लिए, ठीक है। भाई क्वेश्चन में कोई आएगा तो अपने याद कर लेंगे आके, ठीक है। अब सर 21 का BC याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, आप फ्रैंकली नहीं कर सकते, तो हम 21 ही लिखेंगे वहाँ पे, उससे ज़्यादा अपन नहीं कर सकते भाई, 4 मार्क का पेपर में आएगा, अब 4 मार्क के इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। चलो तो यहाँ बेटा अपने क्लॉजेस पढ़ लिए, एक बेटा ये पढ़ लो, पेनाल्टी क्या लगती है बेटा, फेलियर टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, पेनाल्टी क्या लगती है। तो पेनाल्टी सुनना बेटा क्या लगती है आपको, कि हमने अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल की, तो हमको 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है, 0.5% ऑफ टर्नओवर एंड 1.5 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। अब सर इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ और है इसमें कि ध्यान देना, एक पेनाल्टी वाला सेक्शन, पेनाल्टी वाले चैप्टर का एक पॉइंट है, वो शायद मुझे ऐसा लगता है टैक्स ऑडिट में पूछ सकता है, मतलब वो कहीं ना कहीं पूछ सकता है। 40 का अपन ने अगर डिसलाउंस किया, अपन ने बुक्स मेंटेन नहीं की, तो हमको 271 AM पेनाल्टी लगती है 25,000 की, ठीक है। एंड 44 AB में नहीं, अगर अपन ने ऑडिट नहीं करवाया तो 271B की पेनाल्टी लगती है 0.5% ऑफ टर्न ऑफ 1.5 लाख वाली, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने, किसी एसएससी ने अगर बुक्स मेंटेन नहीं किया, तो एओ ने क्या किया, एओ ने दोनों पेनाल्टी लगा दिया उसको, 44AA एंड 44AB। क्या बोला कि बुक्स मेंटेन नहीं किया तो उसकी ये पेनाल्टी, और बुक्स मेंटेन ऑडिट नहीं कराया तो उसकी ये पेनाल्टी, ठीक है। अब इसमें केस लॉ था एक, उसका आंसर ये है कि देखो बुक्स मेंटेन नहीं किया ना, मतलब ऑडिट तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, अगर बुक्स मेंटेन किया ही नहीं तो ऑडिट तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। और अस्सी ने क्या सोचा कि उसको ना बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अस्सी ने क्या सोचा कि उसको ना बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने एडमिटेडली बुक्स मेंटेन नहीं किया। अगर उसने एडमिटेडली बुक्स मेंटेन नहीं किया तो ऑडिट करवाने की बात तो आती नहीं है, इससे पेनाल्टी सिर्फ 271 में लगेगी 20,000 की, ये पेनाल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ओके बेटा। ये पॉइंट आपको पेनाल्टी से अपने पढ़े अपन ने, पर याद करा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 20 में दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, वहां से अपन कर सकते हैं, ठीक है, वहां से करते हैं। क्वेश्चन 1, सनलाइट इनकम। अब देखो अभी अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सिर्फ टैक्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन है, टैक्स के डीटी क्वेश्चन है, और डीटी क्वेश्चन आपको थोड़े से बस ऑडिट के पॉइंट थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे, थोड़े से इतू से, ठीक है, ओके। Question 1. Sunlight and Company partnership firm engaged in trading of electronic goods has a turnover of 265 lakhs for the financial year 23-24. Examine whether Sunlight and Company is required to get its books of accounts audited mandatorily as per section 44AB from the information given below. अच्छा बेटा एक काम करना आप लोग, जो बच्चा भी जिसको भी ऐसे, देखो आपने पहले टैक्स ऑडिट पढ़ा हुआ है ऑडिट में, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स ना जो ऑडिट के टीचर्स थे वो याद करवाते थे, हमारे टाइम पे याद कराए बहुत सारे बच्चों टीचर्स ने क्लॉजेस के। तो आपको क्लॉज अगर याद है और क्लॉज की कोई टेक्निक आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना आप लोग, ठीक है, तो बच्चे बाकी बच्चे पढ़ लेंगे उससे, ठीक है,
ओके चलो। सनलाइट एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है बेटा, वो एंगेज ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, टर्नओवर 265 लाख का है। अब आपको ना एक बार मैं 44 ए बी का थोड़ा सा वो करवाता हूँ, क्या रिविजन, ठीक है। 44 ए बी कर लो, ए डी का भी कर लो, चलो कर लेते हैं, आ जाओ। मैं सोचा था आपको मुखाग्र करा दूंगा, मुखाग्र मतलब ऐसे ओरली करा दूंगा, पर एक बार दिखा देता हूँ नोट्स जल्दी से। आप देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं, याद भी हो जाएगा आपको। बाकी तुमको अगर पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि भाई टैक्स ऑडिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवीजन है पूरे डीटी जो पढ़े अपन ने उसका, और पीजीपी कैपिटल गेन और आईएफएस मोस्टली, और थोड़ा बहुत जीएसटी के पॉइंट्स। देखो 44 एबी में क्या टैक्स ऑडिट में कि भाई आपका टर्नओवर बिजनेस केस में 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट, एंड रिसीट्स कितने हो प्रोफेशनल केस में 50 लाख के ऊपर हुई तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट लिमिट सर 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ हो जाएगी अगर सर टोटल जो एग्रीगेट पेमेंट्स एंड रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन कैश और बेरर चेक और क्रॉस चेक्स डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। Total receipts and payments includes all the payments and receipts by the SSC during previous year. It can be more than turnover also. ठीक है, टर्नओवर ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जितनी भी रिसीट हुई है, जितने पेमेंट हुए हैं उसका 5% से ऊपर टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स दोनों मिला के नहीं, दोनों चेक करना पड़ेगा आपको। 5% रिसीट्स 5% पेमेंट्स, दोनों 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5% ऑफ टोटल रिसीट्स कैश में नहीं होना चाहिए सर, एंड 5% टोटल पेमेंट्स भी, टोटल पेमेंट्स का कैश या बेरर चेक क्रॉस चेक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, फट ये मैं बहुत थोड़ा सा मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ, पर आपने पढ़ा होगा तो समझ गया होगा आपको, और नहीं पढ़ा अभी तक तो भैया पहले वो पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, छोड़ दो अभी ये सब, ठीक है। 44 ए डी ए और ए। अब एडी की लिमिट क्या है सर, एडी की 2 करोड़ है और लिमिट 3 करोड़ हुई है अभी, ठीक है। कौन कौन नहीं कर सकता, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन नहीं कर सकता, कमीशन ब्रोकरेज बिजनेस नहीं कर सकता, एजेंसी बिजनेस नहीं कर सकता, जिसका 44 ए वो नहीं कर सकता, ये सब बातें लिखी हुई इसमें। और जो 10 डबल है चैप्टर 6 से पार्ट से ले रहा है वो भी नहीं कर सकता। 44 एडी में 2 करोड़ की लिमिट है और 3 करोड़ की लिमिट है। 3 करोड़ कब है सर, इफ अमाउंट रिसीव बाय कैश बेरर चेक क्रॉस चेक इज 5% इज अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट, ठीक है। एंड 44 एडीए में भी 50 लाख की लिमिट है, बट 75 लाख कब है, वही सेम पॉइंट पे, ठीक है। कि 3 करोड़ और 75 लाख कब होगी लिमिट, अगर अमाउंट मिला है रिसीव कैश बेरर चेक क्रॉस चेक में अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट, ठीक है। ओके, ठीक है चलो डन। अब बेटा यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा अपने रिवीजन किया, अब बात करते हैं। ये देखो 265 लाख का टर्नओवर है, तो हम चेक करते हैं पहले तो भैया कि 265 लाख है मतलब टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, 44 ए भी कराना पड़ेगा, बट क्या इसकी लिमिट 10 करोड़ की हो सकती है, तो चलो अपन 5% चेक करते हैं पहले, ठीक है। टोटल टर्नओवर कितना है सर, 265 का टोटल टर्नओवर है, एंड टू दिया एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर टर्नओवर मेंशन इन वन अबव। टर्नओवर मिला के टोटल कितना हुआ है सर, 325 का हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल रिसीट्स देखना है अपने को, सिर्फ टर्नओवर नहीं आता है इसमें, रिसीट्स पूरी आती है इसमें, ठीक है। तो 325 देखना है। अब हम देखते हैं कैश कितना से मिला है इसमें, तो कैश रिसीट आउट ऑफ 1 अबाउ 14 लाख एंड कैश रिसीट्स आउट ऑफ 2 अबाउ, दिस इंक्लूसिव ऑफ फिगर मेंशन इन 3 अबाउ, ठीक है। तो कैश टोटल रिसीट्स कितनी है वो देखना पड़ेगा अपने को, सब देखना पड़ता है इसमें, जितनी कैश रिसीट हुई सब देखना पड़ता है। तो 16 लाख देखेंगे, तो 16 लाख अपॉन 3 करोड़ 25 लाख करो, आप भी कैलकुलेटर में करो कितना हो बेटा ये तो 5% से नीचे हुआ। चलो कैश रिसीट्स तो ठीक है, सॉर्टेड है। पेमेंट्स देखते हैं, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 135 एंड कैश पेमेंट्स कितना है सर 695, ठीक है। तो 695 अपॉन 135 ये कितना होगा बेटा, ये होगा 5.148%। तो ये बेटा ये तो हो गया 5% से ऊपर। अब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, पेमेंट्स में भी रिसीट में भी, वो तभी क्या होगा आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल, आपका 10 करोड़ की लिमिट होती है, ठीक है। ओके डन। तो एज पर 44 ए बी, अब देखो यहाँ पे अब उन्हें टैक्स ऑडिट की लिमिट लिखी है, पहले टैक्स ऑडिट के बारे में प्रोविजन लिखे हैं। भैया हमारी लिमिट तो हमें तो 1 करोड़ होती है भैया, ठीक है, पर 10 करोड़ हो सकती है। कैश रिसीट पूरी टोटल कितनी रही, 5% से कम रही, और कैश पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स के 5% से कम रहे, ठीक है। इन दिस केस टर्नओवर सनलाइट एंड कंपनी एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी सीन वेदर कैश रिसीट्स एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स एक्सीड 5% ऑफ एग्रीगेट पेमेंट्स, ठीक है। In this case, 16 lakh to aggregate receipts of 325 lakh is 4.92%. ये तो ठीक है. And the percentage of cash payments
टू एग्रीगेट पेमेंट्स इज 5.14%, ये 5% के ऊपर है। तो सिंस द कैश पेमेंट्स मेड अंडर द ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 5% ऑफ एग्रीगेट पेमेंट्स, द फर्म इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट to get its account audited under 44AB and furnish audit report before the specified date। ठीक है, ओके सर, क्या सनलाइट एंड कंपनी जो है, क्या ये 44AD ऑप्ट कर सकती है क्या? क्योंकि 44AD के लिए 3 करोड़ की लिमिट है, 44AD के लिए 3 करोड़ की लिमिट है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, it may be noted that in this case Sunshine Company cannot declare profits as per presumptive provisions of 44AD since the percentage of turnover in cash is of 14 lakh और to total turnover of 265 lakh is 5.25%, 5.28%। अब देखो टर्नओवर कितना है आपका कैश में 14 लाख और टोटल टर्नओवर कितना है सर? टोटल टर्नओवर अपना 265 लाख का। ठीक है, तो सर ये तो 5% से ज़्यादा कैश में, तो इस केस में भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में भी नहीं कर सकते। अब सर would you answer change if cash receipts in 3 above is 13 lakh instead of 14 lakh? अगर 13 लाख होता तो क्या होता? If the cash receipts indicated in 3 above is 13 lakh instead of 14 lakh, the percentage of turnover receipts in cash of 13 lakh to turnover of 265 lakh would be 4.91%. In such a case, Sunshine Company can declare profit as per presumptive provision of 4480, in which case it need not get its books of accounts audited। ठीक है, अब अगर 13 लाख होता तो ऊपर कर सकते थे 4480 में। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मुझे बताओ इसमें ऑडिट का कहाँ पे कुछ आया? नहीं है ना? इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी एकदम इजी, चिल्लर। ठीक है, क्वेश्चन 2, मिस्टर अभिनव आहूजा runs a travel agency business since year 2010. His total commission receipts for the financial 23-24 is 287 lakhs. Details of the receipts and payments made by him during the year 23-24 are as follows। ठीक है, उसको इतना पैसा मिला है सर। अब ये पैसा कहाँ से मिला देखते हैं। देखो, भीम अकाउंट पे चेक, बेरा चेक अकाउंट पे, देखो बेरा चेक नहीं चलेगा, इसको मार्क कर दो। ठीक है, एनईएफटी चलता है सर, अपना एनईएफटी चलता है, यूपीआई चलता है, यूपीआई चलता है, एनईएफटी चलता है। यूपीआई से 1535 कैसे मिला? यूपीआई से 1 लाख से ऊपर तो मिल ही नहीं सकता। नहीं, पे नहीं कर सकते, मिल तो सकता है। ठीक है, मस्ती कर रहा था मैं, पर मस्ती मेरी उल्टी पड़ गई। ठीक है, एनईएफटी। ठीक है, अब चलो अदर रिसीट्स, other receipts not exceeding 2000 per person on certain occasions from various customers. Out of this receipt of rupees 52,500 are received in cash। बाकी सब अकाउंट पे चेक्स, एनईएफटी, यूपीआई से हुआ है। चलो ये कैश में हुआ है मतलब। अब पेमेंट की बात करते हैं। एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 258,000,000। अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश 2058। अब देखो ये 10%, ये 5% के ऊपर है, पहले पेमेंट्स चेक कर लो। चलो 2058,000 अपॉन 258,000,000, ये तो भाई 7% के आसपास है कुछ, तो ये तो खत्म, टैक्स ऑडिट पे नहीं आ सकते ये। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, Mr. Abhinav contended that he is not required to get his account audited since his turnover does not exceed rupees 3 crores and he is eligible to declare his income as presumptive provisions of 4480। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो टोटल टर्नओवर है, ये टर्नओवर टोटल टर्नओवर। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन रिसीट्स कितनी है, कैश रिसीट्स कितनी है। 1335 प्लस 52,500 कितना है? देखो 1335 प्लस 52,500। ठीक है, अपने पेमेंट चेक कर ले तो इसको 10 करोड़ की लिमिट तो एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, इसको 1 करोड़ ही एप्लीकेबल है। अब इसका अपने को 4480 देखना है। चलो, तो इसको टोटल बेटा कितना आएगा देखो, कर लो, टोटल कर लो, इसका कितना आएगा टोटल। देखो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं कर नहीं रहा कैलकुलेटर पे, इधर ही देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है बेटा 2,87,000, 2 करोड़ 87 लाख। ठीक है, इसका सब मिला के 2 करोड़ 87 लाख आएगा, कर लो। ठीक है, ओके, ये आ गया। तो 2 करोड़ 87 लाख आ रहा है। मैंने छोटा वाला किया था कितना? 1387,500। 1387,500 जो है सर, ये क्या है सर? ये अपना कैश में है। ठीक है, जो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल रिसीट्स है अपना। ठीक है, कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 7.98%। ठीक है, ओके।
Since his cash payments during the previous year exceed 5% of total aggregate payments made during the year, he is required to get the accounts audited under 44 AB and furnish tax audit report on or before the specified date, that is 1 month prior to due date of filing return of income under 139(1). ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो टैक्स ऑडिट का आपने 1 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट देख ली, पर आप मुझे बताओ सर, आपने 44 की लिमिट देखी नहीं, आपने 44 की लिमिट तो देखी नहीं यहाँ पे, उस बेसिस पे आप आंसर कर नहीं रहे हो। तो देखो बेटा, इसमें ना ये कर रहा है क्या, एजेंसी बिजनेस। आपको जानबूझ के मैंने अभी दिखाया था, जानबूझ के आपको दिखाया था मैंने अभी, कहाँ पे, क्वेश्चन में नोट्स खोल के दिखाया था कि भैया एजेंसी बिजनेस में 44 एडी नहीं मिलता। दिखाया था ना, दिखाया था नहीं दिखाया था, दिखाया था ना, याद रखना चाहिए ना आपको, नहीं याद रखते हो तो। एज पर 44 एडी जो एजेंसी बिजनेस होता है जिसका, उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो हाउएवर अ पर्सन इंटरली कैरिंग ऑन द एजेंसी बिजनेस आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रेजम्प्टिव प्रोविजन अंडर 44 एडी। तो अपना हो जाए तो ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, तो एजेंसी बिजनेस ये भी, तो इसे 44 एडी नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ है क्या, नहीं ना, कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन 3, एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उन्हें पे किया इंटरेस्ट ऑफ 95 लैक्स, ठीक है, टू एक्स इंक एन आर ए एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पे किया, ओ माय गॉड, ऑन लोन बोरोड बाय फ्रॉम इट। एक्स लिमिटेड ऑल्सो ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 5 crores at 10% on 1423 फ्रॉम बाइंग अ फॉरेन कंपनी इन विच इट होल्ड्स 20% वोटिंग पावर। ठीक है, किसी और से भी बोरो किया हमने। ठीक है, एक्स इंक डिपॉजिटेड 2 crore विथ वाइंक। अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो, एक्स ने वाई को पे, अपने एक्स लिमिटेड ने एक्स इंक को पे किया इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों ए ही है। ठीक है, एक्स लिमिटेड ऑल्सो ऑब्टेन लोन ऑफ 5 crore at 10% on 1423 फ्रॉम वाइंग अ फॉरेन कंपनी इन विच होल्ड्स 20%। वाइंग से अपन ने क्या किया सर, 5 crore का लोन लिया। फाइव करोड़ का। ठीक है, एक्स इंक, एक्स इंक डिपॉजिट्स, चल रहा है ना, हाँ, एक्स इंक डिपॉजिट्स 2 crore विथ वाइंग। ओ माय गॉड, अच्छा, इनने मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट किया 2 crore का। तो सर देखो, इसने तो 5 crore पे किया इसको लोन, पर 2 crore इसने डिपॉजिट किया एक्स इंक ने वाइंग के पास, तो हम बोल सकते हैं 2 crore का जो लोन है सर, 2 crore का जो लोन है, वो तो मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट किया, तो 2 crore लोन पर बोल सकते हैं क्या ए ने दिया है। भले ही सर 5 crore का लोन दिया इसने और 5 crore डिपॉजिट नहीं किया ना, 2 crore डिपॉजिट किया, पर सर फॉर द 2 crore अमाउंट अपन बोल सकते हैं ना सर कि इन्हें क्या किया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फॉर द 2 crore अमाउंट अपन बोल सकते हैं ना कि मैचिंग अमाउंट है, मैचिंग अमाउंट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो 2 crore का जो इंटरेस्ट होगा वो तो अपना क्या होगा सर, वो तो ऐसा मानेगा अपन ए ने दिया है। ठीक है, चलो, टैक्स ऑडिटर इज हाउएवर, नहीं, अच्छा, contends that the provision of 94B are not deducted in its case since the interest paid to non-resident AE does not exceed 1 crore in the previous year 2024. The tax auditor is however of the opinion that the interest of 20 lakh, that is 10% of 2 crores, also has to be considered for the purpose of 94B. ठीक है, X Limited contends that X Inc. has not deposited a corresponding and matching amount of 5 crore with the Y Inc. and hence the provision of 94B will not be deducted in this case. Examine the reporting requirements if any of the tax auditor in this case. अब देखो 2 crores भी आ गया इसमें। ठीक है, तो 2 crores का इंटरेस्ट जो इसने इसको पे किया 10% पे 20 लाख, ये भी आपका काउंट होगा, आपने ए को पे किया इंटरेस्ट, ऐसा माना जाएगा। आपने इंटरेस्ट 20 लाख का इसको, जो आपने 50 लाख का पे किया इसको, आपने इंटरेस्ट 50 लाख पे किया 5 crore 10% पे, पर उसमें 20 लाख जो है वो क्या माना जाएगा, ए को पे किया, ऐसा माना जाएगा। आपने इस पर जो 20 लाख पे किया वो ए को पे किया, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर आओ, आप देखो 94B क्या बोलता है, 94B बोलता है कि जहां पे भी debt is issued by lender which is not associated but an associated enterprise either provides implicit or explicit guarantee to such lender or deposits a corresponding amount and matching amount of funds with the lender, such debt shall be deemed to have been issued by AE. In this case, the debt issued by Y Inc. is rupees 5 crores and deposit made by the AE X Inc. is 2 crores. Since deposit is not of matching amount, X Limited contends that provision of section 194B will not be detected. ठीक है, टैक्स ऑडिटर ने क्या बोला, भाई 2 crore है तो 20 लाख तो भाई होना चाहिए कंसिडर। ठीक है,
ठीक है, तो मिला के तो 95 प्लस 20 लाख 115 लाख हो जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो 94 भी लग जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अब रिलेवेंट क्लॉज फॉर्म 3CD में कौन सा है? 94 बी में कौन सा था बेटा? 94 बी, बी तो था एक चीज, और 30% में बिटदा, इसलिए 30 बी था, 30 बी, राइट। ओके, 30 बी था। 30 बी क्या बोलता है सर? 30 बी बोलता है सर कि टैक्स ऑडिटर को स्टेट करना पड़ेगा वेदर द असेस इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ 94 बी। रिलेवेंट पैराज ऑफ गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट। अब देखो बेटा यहाँ पे ना टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट दिए, ये गाइडेंस नोट कहाँ पे मिलेंगे आपको सर? ये गाइडेंस नोट आपको मिलेंगे, चलो बात कर लेते हैं, पहले बताता हूँ फिर। As per para 18.6 of guidance note on tax audit, the tax auditor may have difference of opinion with regard to the particulars furnished by assessee. These differences are to be reported in para 3 of form number 3CA or para 5 of form 3CB. As per para 19.3, if there is a difference of opinion of tax auditor and that of assessee in respect of any information furnished in form 3CD by the assessee, tax auditor may consider stating both the viewpoints and also relevant information related to matter in order to enable the tax authority to take a decision on this matter. Therefore, tax auditor has to report the difference of opinion appropriately as an observation in para 3 of form 3CA and para 5 of form 3CB, as the case may be. Accordingly, in this case, the tax auditor may state both the viewpoints in clause 30B as well as report the difference of opinion appropriately as observation in para 3 of form 3CA and para 5 of form 3CB. ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको टैक्स ऑडिट का थोड़ा गाइडेंस नोट का वो लिखना पड़ेगा कि भैया गाइडेंस नोट आपने वहाँ पढ़े होंगे टैक्स ऑडिट में, ठीक है, मतलब ऑडिट चैप्टर में पढ़े होंगे, ऑडिट मतलब ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़े होंगे कभी ना कभी। ठीक है, इसमें क्या बोलता है बेटा, इसमें ये बोलता है कि देखो अपने ये तो पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये फॉर्म पैरा 3 ऑफ फॉर्म 3C एंड पैरा 5 ऑफ फॉर्म 3CB, ये भी याद कर लो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई कि देखो वो डिस्प्यूट है, अपने बात की थी इस बारे में अपने नोट्स में, डिस्प्यूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों व्यू पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको दोनों व्यू पॉइंट्स मेंशन करो 30B में, और इसका ये भी मेंशन करो ऑब्जर्वेशन अपना फॉर्म 3CA और पैरा 3 में। ठीक है, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन दिए बेटा देखो, फ्रैंकली ऑडिट मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ऑडिट, इसके पहले पढ़ा है नहीं ऑडिट मैंने। तो ऑडिट में ये वाले पॉइंट्स में जो भी पॉइंट्स है ये आपको यहाँ से देख के ये बेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये जो चीज़ लिखी है ये सिर्फ मेंशन करनी पड़ेगी। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मैं एकदम एक्सपर्टाइज नहीं है मेरा इसमें, इसमें मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं आउट हूँ ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना मुझे समझ रहा है उतना, जितना मुझे आता है उतना सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप वैसे ही इसको सॉल्व कर लो। और आप ऐसा हो सकता है जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, वो हो सकता है ऑडिट मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। मैं सिर्फ टैक्स का आपको बता दे रहा हूँ, टैक्स ऑडिट बता दे रहा हूँ, मतलब टैक्स का कैसे क्या करेंगे अपन। ठीक है, तो ऑडिट के पॉइंट्स में क्या लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, आप वो मेरे से बेटर जानते होंगे, बहुत सारे लोग बेटर जानते होंगे मुझसे। ठीक है, ओके, चलो। Question 4. ABS Limited is engaged in transportation of building material and transportation of goods to contractors. It made payment for hiring dumpers for this purpose. The company had not deducted TDS on the ground that since the payment was for transportation of goods and not renting or machinery and equipment, such payments could not be termed as rent paid for use of machinery under 194I, and hence no tax was deductible at source. The tax authority is however of the view that कि भैया transaction being in the nature of contract for shifting of goods from one place to another would be covered under works contract, thereby attracting the provision of 194C. He relied upon Gujarat High Court in CID versus Sri Mahalakshmi Transport Company. What is the reporting responsibility of tax auditor in such a case and the consequent ethical implications? देखो भैया, ये पहली बात तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, रेंट नहीं है ये तो, आपको आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, ओके। अपने एंगेज किया सर कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, और इट मेड पेमेंट टू हायर फॉर हायरिंग डंपर्स। ठीक है, डंपर्स हायर कर रहे हो तो बेसिकली गुड शिफ्ट कर रहे हो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस लगता है भैया, टीडीएस लगता है इसमें। ठीक है, तो बात करो तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा भैया कि रिक्वायर्ड है कि नहीं। ठीक है, अब रिपोर्ट कहाँ करना पड़ता है, 34A में करना पड़ता है। ठीक है, 34A में टीडीएस का रिपोर्ट करना पड़ता है, इधर आओ 34 भी याद कर लेते हैं अपन, फिर आ जाओ 34 क्वेश्चन में आया तो याद कर लेते हैं ना बेटा, आ जाओ याद कर लेते हैं। 34A में देखो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, 34 याद कैसे करें, आ जाओ याद करते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, याद करने को सोचने दो।
सोचता हूँ, एक मिनट पॉज कर रहा हूँ। देखो TDS का में आता है, चैप्टर 17B में आता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे से ये तो याद ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है ये कि चैप्टर 17B की प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या, चैप्टर 17B एप्लीकेबल है क्या। 17 क्या होता है, 34 होता है, 17 to 34 ऐसे याद कर लो बेटा, ठीक है। आप लोगों को बेटर टेक्निक्स आती होगी हो सकता है, मेरे को जितनी बहुत बेवकूफ़ वाली टेक्निक्स, स्टूपिड टेक्निक्स आ रही है वो बता दे रहा हूँ मैं, ताकि याद रहे। चैप्टर 17 भी TDS में बहुत बार अपने को मेंशन होता है क्वेश्चन वगैरह में, उसका इंटू 34 है, बस ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो बस वैसे याद कर लेना है अपन। आ जाओ, ठीक है, कि भाई डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स ऑडिटर का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भैया तो क्या करो सर, कि टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताना पड़ेगा भैया हमारा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। और सर अच्छा, इसमें एक और चीज़ करना पड़ेगा, अगर हमने TDS नहीं काटा उसने तो अपने को अमाउंट डिसअलाउ भी करना पड़ेगा, तो 21 क्लॉज में डिसअलाउ भी करेंगे अपन, 21 में डिसअलाउ भी करेंगे, ठीक है। अगर अगर डिसअलाउ हो तो 28 क्लॉज में वो मेंशन करना पड़ेगा, 40 आइए का TDS नहीं काटा तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और टैक्स ऑडिट अगर देखो, इन केस द टैक्स ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर दीज क्लॉसेस एंड फेल्स टू मेंटेन द डिफरेंस, मेंशन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन appropriately as an observation in para 3 of form 3CA clause 7 of part 1 of the second schedule to Chartered Accountants Act for not exercising the due diligence may be invoked। अच्छा ये क्या है सर, clause 7 of part 1 of CA Act, ये आप कहाँ पढ़ोगे बेटा, ऑडिट में पढ़ोगे, ठीक है। ऑडिट में आपको प्रोफेशनल एथिक्स याद करना पड़ेगा, वो बहुत सारे टीचर्स ने याद कराया, एक बार आप देख लेना वो याद हो जाएगा आपको। मैं तो मुझे याद है एक मतलब टीचर थे, सराफ सर थे कोई, तो सनदीप सराफ सर थे, उसके उनका ऑडियो नोट मैंने याद किए थे, ऑडियो नोट के थ्रू याद किए थे उनके मैंने। ये मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने किसी का यूज़ किया था, बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब मैं ऐसे अच्छे से अच्छे यूज़ मतलब मेंशन नाम करता नहीं हूँ वैसे मैं किसी टीचर का कभी भी, पर मैं खुद पढ़ा हूँ उनसे तो मैं याद आ गया तो बता दिया आपको, ठीक है। वहाँ से आप याद कर सकते हो, उनका ऑडियो कुछ ट्रिक थी ऑडियो की, कुछ तो थी वो याद नहीं, अब तो मैंने ऐसे याद किए थे, हम ऑडियो सुनते थे उनके, ठीक है। क्वेश्चन 5, अ सर्च वॉज कंडक्टेड under section 132 of the Income Tax Act 1961 in the case of Element Jewelers Private Limited, a gold jewelry retail chain on 22-23 as a part of the post search inquiries। देखो अब तो मतलब देखो तुमको जो टीचर्स था उससे पढ़ लेना, मैं ऐसे मुझे याद जो है बता दिया मैंने। ऑडिट के अब तो बहुत सारे टीचर्स आ चुके हैं, काफ़ी टीचर्स है, और सब लोग बताते भी अच्छा अच्छा कुछ कुछ याद करने का, तो उससे याद कर लेना, ठीक है। सर सर्च कंडक्ट हुई 132 में in case of Element Jewelers Private Limited, a gold jewelry retail chain on 22-23. As a part of post-such inquiries, data from billing software was analyzed. On analysis of the data, it was found that the company was involved in the violation of Section 48(3) in a major way to the tune of 20 crores in purchase of gold। अच्छा 48(3) का डिस्काउंट है 20 करोड़ का, 48(3) का डिस्काउंट है 20 करोड़ का, ठीक है। In order to verify the findings culled from digital data, some of the customers whose whereabouts were available from the computer records were contacted and their statements were recorded under oath। These customers admitted under oath that they had sold the old gold and received the amounts all exceeding 10,000 in cash। अच्छा, इन्हें कस्टमर से वेरीफाई किया और उनने भाई उगल दिया कि भाई हमको तो मिला है पैसा 10,000 के ऊपर कैश में ठीक है। The fact which emerged from the inquiries is that Element Jewelers Private Limited purchase old gold and make payments for these purchases even in cash even if they exceed 10,000। 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट किया भैया इनने किया है, ठीक है, ओके। However, the tax auditor had mentioned yes in response to statement in subclause A of 21D on whether the expenditure covered under 43 read with rule 60D were made by account pay check drawn on bank और account pay bank draft। अच्छा उसने यस बोल दिया टैक्स ऑडिटर ने, हाँ भैया कि 43 तो फॉलो हुआ है, मतलब उसमें डिस्काउंट्स नहीं हुआ है, उन्हें चेक से किए पूरा, ठीक है। टैक्स ऑडिटर सबमिटेड दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वर गिवन बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी टू द एम्प्लॉइज to make payments about 10,000 only through account pay check and or bank draft or other permissible electronic modes, and copy of these instructions were verified by him। He further submitted that he has also taken a representation from management that net payment in cash to any person in a day did not exceed 10,000। Also he mentioned that the test checks conducted by him did not reveal any violation। Examine the ethical implications in this case and the consequences thereof। अब सुनो बेटा, अब सुनो ध्यान सुनो, क्या वो मतलब पूरा केस समझते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो पूरा केस समझते हैं। फिर सर्च हुई, सर्च में पता चला भाई 20 करोड़ के ऊपर के डिस्काउंट्स हुआ है, 20 करोड़ के आसपास डिस्काउंट्स हुआ है 43 में। क्यों हुआ, कैश पेमेंट हुआ था, कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर बहुत सारे लोग को, और जिनको पेमेंट किए थे अपन ने उनने मान लिए, वो कस्टमर ने उगल दिया हाँ भैया पेमेंट तो हुआ था, हाँ भाई पेमेंट तो हुआ था, ठीक है, ऐसा मान लिया उन लोग ने। तो क्या होगा इस केस में, क्या 10,000 का जो डिस्काउंट्स, 10,000 के ऊपर कैश में जो पेमेंट किया 43 डिस्काउंट्स, वो 20 करोड़ का
वो तो डिसलाउंस होगा उनके हाथ में, पहली बात। दूसरी बात, सर जो ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने ना बोला कि भैया मैंने तो क्या किया था, मैंने उनसे ना प्रॉपर पूछा था, वहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शन थे कि 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन थे उसके। एंड मैंने ना मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लिया था कि भाई तुमने कोई कैश का पेमेंट 10,000 से ऊपर किया तो नहीं है, ठीक है। और उस टेस्ट चेक कुछ किया था, उसमें भी उसको नहीं निकला कुछ वायलेशन। तो क्या गलत है, कौन गलत है, ऑडिटर गलत है क्या? ठीक है, ये सब लोग एथिकल इम्प्लीकेशन बताने हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, पहले कोई भी क्वेश्चन आया ना, अपना टेक्स्ट घुसा दो उसमें। देखो मैं तुम बता रहा हूँ, मैं सीएस का एग्जाम पास हुआ था। सीएस का एग्जाम कौन सा था? लॉ वॉ का एग्जाम था, ठीक है। अब लॉ में उनने ना स्लम लॉ ड्राफ्टिंग का पेपर था, ड्राफ्टिंग। सीएस प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, ड्राफ्टिंग पेपर था। ड्राफ्टिंग करना था, पूरी वो ड्राफ्ट करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो अपना उसमें स्लम सेल के बारे में ड्राफ्ट करना था, ठीक है। अब स्लम सेल के बारे में क्या आता है मेरे को, स्लम सेल के बारे में मैं सीएस मतलब मैं जब पढ़ रहा था तब दे रहा था, बट डीटी में तब से एक्सपर्ट है अपन, तब से अपना डीटी बहुत अच्छा आता है। मैंने स्लम सेल का पूरा 50B सेक्शन पूरा ठोक दिया वहाँ पे। ठोक के आ गया, पूरा सब लिख दिया, पूरा छाप दिया 50B। ड्राफ्टिंग छोटी सी बनाया, पूरा सेक्शन छाप दिया। वैसे मुझे ना फर्म, एक जगह फर्म एलएलपी में डिफरेंस पूछा था। तो मैंने देखो उसको, तो फर्म एलएलपी को तो इससे बता दिया पूरा, इनकम टैक्स से। उसमें ये तो लिख के आ गई 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो होता है, 44 AD वो फर्म को मिलता है, एलएलपी को नहीं मिलता। पर 44A ही मिलता है फर्म फर्म को, एलएलपी को, दोनों को। वो सब लिख के आ चुका हूँ मैं उसमें। तो पास हुआ उसमें बेटा, अच्छे मार्क्स से, 58 मार्क्स से पास हुआ, ठीक है। तो तुमको बता रहा हूँ, जो आता है वो लिख देने का पहले, तो बाकी बातें बाद में देखेंगे, ठीक है। अब टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन है, अब एथिकल इम्प्लीकेशन पूछ रहा है। अभी एथिकल इम्प्लीकेशन याद नहीं आ रहा है अपने को, पहले क्या करो, पहले तो टैक्स ऑडिट के बारे में लिख दो, ऑडिट टैक्स के बारे में लिख दो कि भैया 43 में क्या होता है, 10,000 के ऊपर पेमेंट किया तो डिडक्शन वो होता है भैया, ऐसा होता है, ठीक है। और डिसलाउंस काय में होगा, डिसलाउंस 21 में होगा, साढ़े डिसलाउंस 21 में है, ठीक है। डी तो याद नहीं कर सकते अपन, ठीक है। वो नाम नंबर तो कुछ भी को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो 43, अच्छा तुमको अगर बोलोगे तुम कि क्वेश्चन में ऐसा हमको याद ही करना है, तो मैं सोचूंगा कुछ मैम टेक्निक निकालूंगा, या फिर आप बच्चे कमेंट कर देना तो आपको इससे पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अब ये मैं देखता हूँ, 21D ऑफ फॉर्म 3 रिक्वायर्स टैक्स ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वेदर द एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर 43 रेड विथ रूल 6DD वर मेड बाय अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक। ये बताना पड़ता है इसमें 21D में, ठीक है। अब गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे गाइडेंस तो बताना पड़ेगा, ये ऑडिट का पार्ट है यहाँ पे। वो क्या बोलता है कि देयर में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन वेरीफाइंग वेदर ईच पेमेंट इज मेड थ्रू अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस और अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। सही बात है। वेयर द रिपोर्टिंग हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अस्सी, द फैक्ट हैज टू बी रिपोर्टेड एज एन ऑब्जर्वेशन इन पैरा 3 ऑफ फॉर्म 3CA, ठीक है। द टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट द वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ 43 thereof involving expenditure to a person in a day exceeding 10,000 otherwise than by way of account pay check bank draft ECS and other prescribed electronic modes. However, in this case the tax auditor has certified that there was no such instance, those such instances aggregate to a larger quantum of 20 crores, ठीक है। अब उसने चेक किया था पर नहीं मिला उसको। अब भाई देखो भाई, पहली बात तो इतना बड़ा है तो टैक्स ऑडिटर शुड हैव कंसिडर्ड द नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज ज्वेलरी बिजनेस ऑफ द सीसी, एंड अकॉर्डिंगली अंडरटेकन नेसेसरी चेक्स to verify whether there are cash payments in violation of section 48(3). He should have made use of audit tools which are available to find out such payments expeditiously and accurately where data is voluminous. In this case, auditor, considering the nature of business of the CC, namely jewelry business, the onus was on the tax auditor to verify the same before reporting in form 3CD. Mere reliance on certificate issued by management is not acceptable in such a case. भैया उन्होंने बोल दिया कि भाई हम सर्टिफिकेट में लिख के दे रहे कि हमने नहीं किए, वो उस पर रिलाय करना इट इज नॉट योर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो इवन इफ इन केस वेयर द रिपोर्टिंग हैज बीन डन on the basis of certificate of SSC, the fact has to be reported as an observation in para 3 of form 3CA which he failed to do so. और उसने ऐसा मेंशन भी हुआ है, तो फॉर्म 3CA पैरा 3 में करना था आपको रिपोर्ट, ये चीज़, ठीक है। Thus in case the tax auditor has failed to exercise due diligence in conduct of his professional duties, उसको भैया क्या पैरा 7 और 8 में पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में लगेगा CA एक्ट में, तुमको याद करना पड़ेगा इधर प्रोफेशनल एथिक्स में, ठीक है, ठीक है। ये ICAI ने बहुत अपने साथ खतरनाक कर दिया ये चीज़, मतलब यार देखो मैं मतलब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता, किसी के मुझे पसंद नहीं सब अगेंस्ट अगेंस्ट बोलना, पर यार मतलब एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्टी आती होगी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि यार क्योंकि अब तो भाई ग्रुप 1 का भी देखना है, ग्रुप 2 का भी देखना है, और ग्रुप टू में अपन पढ़ रहे हैं टैक्स चैप्टर, उसका 4 मार्क्स का आने वाला है, उसके ऑडिट के अपने को वो भी याद करने पड़ेंगे। अगर अपन ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 1 पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो। पर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई यार, मतलब ये समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है कभी कभी यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर ठीक है देखो चैलेंजेस है, लड़ लेंगे, इतना सब कर लें, टैक्स ऑडिट भी कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको रादर दिन सीइंग एज अ चैलेंज, इसको एक्सेप्ट करो कि भाई ठीक है अपॉर्चुनिटी है, अपन लड़ते हैं, सीख जाएंगे कुछ ना कुछ, सीख रहे हैं ऑडिट का भी सीख रहे हैं ना, जो ग्रुप 1 पास हो गए बोल रहे हैं हम ऑडिट क्यों पढ़े सर, पढ़ लो थोड़ा, सीख जाओगे यार, आईबीएस में पढ़ लो, सीख जाओगे, ठीक है, अच्छा है अपने लिए, सीए बनने के बाद अच्छा होगा अपने लिए। कोई बड़ा केस आया तो अपन लड़ सकते हैं उससे, कोई बड़ा केस आया तो सब, कोई बिजनेस का अपने को वो आया, ठीक है, कोई बिजनेस वाला क्लाइंट आया तो उसका अपने को बहुत सारे मेजर इश्यूज देखने हैं, तो एफआर का भी ऑडिट का भी सबका देखने मिलेगा, तो एक साथ अपने को याद रहेगा जॉब में, उसमें उसमें फायदा होगा, सोच के पढ़ लो, ठीक है। तो ये इतना सोचो मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारा अच्छे छुपे कुछ ना कुछ उसमें, अभी अच्छा नहीं लग रहा, बाद में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा चिल रहो, चिल हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6, एक्सलेट इन कंपनी ऑफ फर्म एंगेज इन इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस employed 20 new employees on 1422 on a monthly salary of 20,000 to be paid on by account paycheck. In addition, each employee was entitled to 10% of employee contribution to recognized provident fund. The employees were also entitled to transport allowance of 3,000 per month in paid in cash. The gross total income of accelerating company included in profits and gains from business of 62 lakhs. ठीक है. Firm claim deduction under 80 JJA of 18 lakh being 30% of 60 lakh. 29 employees into 25,000 per month into 12 on the basis of report of CA in form 10DA. The same CA was also tax auditor of the firm. The CA contained that emoluments do not include employer contribution to PF. ठीक है. Also cash payments were not to be considered as additional employee cost for the purpose of 80 JJA. Hence, only 25,000 per month per employee paid by account paycheck has to be treated as additional employee cost. Since the same does not exceed the limit of 25,000 per month, the employee have to be employed for more than 240 days in a previous year 2023. The employee would qualify as additional employees for the purpose of deduction under 80 JJA for AY 2024. Is this contention correct? अरे भैया ये तो बेवकूफ़ी है, ये क्या बोल रहे हैं, जो 3,000 कैश में किया है तो 3,000 कैश में क्या वो इंक्लूड ही नहीं होगा इसमें, ये बोल रहा है ओ भाई, कुछ भी बोल रहा है तो वो तो 25,000 की सैलरी है, तो 3,000 जो कैश में किया वो भी तो इंक्लूड हो गई ना, तो 28,000 हो गई, तो एम्प्लॉय कॉस्ट मिलेगा ही नहीं कोई एडिशनल, ठीक है। चलो अब देखो पहले आप ये ऑडिट क्वेश्चन, ऑडिट का नहीं टैक्स का क्वेश्चन है, पहले टैक्स बताओ पूरा 80 जीजे से भर दो इनको पूरा, 80 जाजा से भर दो कि भैया 80 जाजा में क्या होता है, जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उसको 30% मिलता है और ऐसा होता है, वो सब सब डाल दो, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल एमॉल्यूमेंट्स पेड और पेबल, ठीक है, वो सब सब डाल दो, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय के बारे में डाल दो कि जो 25,000 से कम जिसकी सैलरी, मतलब 25,000 तक की जिसकी सैलरी है, ठीक है। In this case, the contention of chartered accountant that emoluments does not include employer contribution to PF is correct. वो ठीक है उसकी बात कि employer contribution to PF इसमें emolument में नहीं आएगा. However, emolument include 3,000 paid by cash by way of transport allowance to the employee. वो तो कैश पे क्या वो तो अलावा होगा। भले देखो क्या होता है 80 जे में जो कैश में पेमेंट करते हैं अपन, उसका रिडक्शन नहीं मिलता अपने को, बट एमोल्यूमेंट्स जब अपन काउंट कर रहे हैं कितना पे किया हो तो उस पर काउंट तो करेंगे ना यार, कैसी बात कर रहे हैं। तो भाई 28,000 हो जाएगी सैलरी, 28,000 हो गई तो भैया एम्प्लॉयज का कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा ही नहीं 80 में, ठीक है, वो एडिशनल एम्प्लॉयज कराएंगे नहीं। हैंस एक्सपायर्ड कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर 80 ड्यू टू फेलियर टू फुलफिल द कंडीशन फॉर बीइंग treated as an additional employee. In this case, the CA has failed to ensure compliance with the conditions stipulated for claim of reduction under 80JA and has wrongly issued a report in form 10DA. ठीक है। अब सर ये कौन सी क्लॉज में होता है, चैप्टर 6 से 10AA साथ में आता है। 10AA मतलब डबल ए मतलब 33, ऐसे याद किया था, डबल ए मतलब 33। अब सर डबल ए तो 44 डबल ए वाला भी किए थे, डबल 1 वाला नहीं, डबल ए 10AA इसलिए 33, ठीक है, ओके। तो चैप्टर 6 से अब में कुछ होगा तो अपने को बताना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, और उसको टैक्स ऑडिटर को इंश्योर भी करना पड़ता है कि सारी कंडीशन फुलफिल हुई है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये तो फेलियर है आपका, तो आपको क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में भैया क्या करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी लगने वाली है जो भी लगती है इसमें, ठीक है, ओके। चलो अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The income tax department collected documents from ABC Bank which revealed that Messrs Alpha Travels and Consultancy Services has remitted substantial amount abroad. The documents collected include Form 15CB issued by Chartered Accountant, list of passengers, copy of their passport, date of travel, and invoice raised by foreign party. तो Form 15CB फाइल करना पड़ता है इसमें, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस में।
On inquiring from the passengers and verifying their passport, it is found that they did not travel abroad during the dates mentioned in the documents. ओहो, ये ज़बरदस्ती बनाया है इसने मतलब, ठीक है. Further, the passengers denied any sort of transaction with Alpha Travels. Department therefore concluded that amounts were remitted abroad on the basis of false invoices and for wrong reasons, leading to FEMA violations, and that the Form 15CB issued by CA facilitated such violation. During the 9-month period in the question, the CA has issued 120 certificates in Form 15CB approximately involving remittance of 30 crores in favor of Alpha Travels. The CA submitted that he had issued Form 15CB based on invoices produced by a company and verifying the KYC documents of the signatory to the invoices. He, however, failed to bring on record the invoices. He further submitted that he was not the statutory auditor of the company. He did not examine the books of account before issue of Form 15CB or conduct due diligence of its business activities. He had charged 3,000 per certificate. Mostly the fees was collected in cash. Some part of the fees was credited to his bank account. भैया ये तो बहुत लफड़ा है, ये तो पूरा स्कैम है, स्कैमर है ये तो. The 15CB is a certificate of chartered accountant where he certifies that he has examined the agreement between a remitter and the beneficiary requiring such remittance, as well as the relevant documents and books of accounts required for ascertaining the nature of remittance and for determining the rate of deduction of tax at source. भैया 15CB में सब दिखाना पड़ता है आपको. 15CB एग्रीमेंट क्या है, किस चीज़ का है, कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सर्टिफाई कर रहा है तो ये बोल रहा है कि भैया हमने एग्जामिन कर लिया कि एग्रीमेंट है रेमिटर का, इसका, ठीक है, बेनिफिशियरी का. उसके अलावा इनने बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक किया है, ठीक है, नेचर ऑफ रेमिटेंस और जो भी उसको वेरीफाई करना उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ चेक किया उसने, एंड वो डिटरमाइन कर लिया उसने रेट ऑफ डिडक्शन उससे, ठीक है. डन. चलो अब देखो, the CA certifying the form undertakes to have verified the agreement between the remitter and the beneficiary as well as the relevant documents and books of accounts to ascertain the nature of remittance and determine the rates of TDS. In this case, however, the CA mentioned that he has only verified KYC of signatory to invoice and invoices thereof. He had not only failed to justify as to how verification of invoices was considered as sufficient compliance for certifying the forms, but also failed to bring on record the said invoices. Thus, he failed to provide any basis on which he relied for issuing Form 15CB certificates to the company. On account of such failure, 7 और 8 क्लॉज लगेगा सेकंड शेड्यूल का, सी एक्ट का. ये तुम लोग को वहाँ से पढ़ना पड़ेगा. ये तो पूरा स्कैम ही था भैया, ये तो करना ही पड़ेगा सीए को, सीए की गलती चाहिए इसमें पूरी, ठीक है, ओके. तो भैया यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे टैक्स ऑडिट के क्वेश्चंस खत्म हो गए. अब बेटा टैक्स ऑडिट की कुछ केस स्टडीज़ दी हुई है आपको, ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ दी हुई है, वो ऑलमोस्ट सेम है सब, आप चेक करोगे तो इस सब के बारे में ही है, ठीक है. और पहले देखो क्या दिया, रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में क्या दिया, पहले उसके बारे में बहुत पॉइंट लिखा क्या है, ठीक है, स्टडी. फिर 40 IA में दिया हुआ डिसलाउंस क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्या रिक्वायर्ड होती है, रिपोर्टिंग क्या की गई है, वो सब केस स्टडी दी हुई है बना के, ठीक है. तो ये आप 2-3 केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपको टाइम मिले, ठीक है. आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करना पढ़ने की ज़रूरत है. मैं हुआ तो केस स्टडीज़ का एक वीडियो बना दूँगा छोटा सा 15 मिनट का, 15 मिनट सारी केस स्टडीज़ पढ़ा दूंगा आखिरी दिनों में, ठीक है. उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सेम आप पढ़ सकते हो, आप घर में खुद पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है, सेम बहुत सारी, ठीक है. तो एक बार देख लेना, ठीक है. बाकी मेरे से हो तो 15 मिनट का वीडियो बना दूंगा इस पर, उसका टाइम मत देना इस पर, ठीक है. 4 मार्क का है ना, ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है. चलो तो बेटा यहाँ पे अपने टैक्स ऑडिट बहुत बढ़िया से कर लिया, बहुत मस्त से ख़त्म कर लिया, ठीक है. तो बेटा अपना बहुत बढ़िया से टैक्स ऑडिट खत्म हो गया, अपन ने बहुत सारे टैक्स क्लॉजेस याद भी कर लिए, ऑडिट की क्लॉजेस. और आप लोग इसके अलावा आपको जो भी ऑडिट के टेक्निक्स आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है. एंड आई होप मैंने ये आपको बहुत कम टाइम पढ़ाया बेटा, ये 1 घंटे 20 मिनट के अंदर अपन ने पढ़ लिया पूरा टैक्स ऑडिट, ठीक है. इससे कम टाइम में आप नहीं पढ़ सकते और इससे कम टाइम में हो भी नहीं सकता, ठीक है. ज़्यादा टाइम इसको देना नहीं, 4 मार्क का आने वाला है क्वेश्चन, और 4 मार्क के लिए अपन बहुत बढ़िया से पढ़ लिए, बहुत मस्त से पढ़ लिए, ठीक है. इससे जो क्वेश्चन है बुक में जो दिए, बुक में क्वेश्चन देख के जाना पूरे, मतलब जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम है तो उससे आएगा मोस्टली. और जो भी MTP RTPs में आएंगे क्वेश्चन उससे देख लेना, ठीक है. क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे. और टैक्स ऑडिट क्या है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट टैक्स है और थोड़ा सा ऑडिट है, थोड़ा सा ऑडिट वो अपन पढ़ लेंगे उधर से टैक्स का. और पेपर में कुछ भी नहीं आया ना अपने को, तो टैक्स के प्रोविजन छाप क्या जाना पूरे भाई, 4 में से 2 तो आएंगे, 3 तो आएंगे, कुछ तो आएंगे, ठीक है, ओके, डन. चलो थैंक यू सो मच. आई नो मेरे तरफ से थोड़ा लेट हो गया बेटा, ये आई एम उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी. वैसे मैंने मेंशन किया था पहले कि मैं अप्रैल मंथ में दूंगा, बट अप्रैल में थोड़ा सा लेट हो गया ये, तो इसलिए कम टाइम का भी रखा है इसको, सो दैट आप कम से कम टाइम में ख़त्म कर लो, कवर कर लो,
एंड जो आखिरी दिनों में भी देख रहा है वो कवर कर ले अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा उससे रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड तो पूछ लेना मुझसे, ऑडिट से रिलेटेड डाउट होगा तो भी पूछ लेना, बता दूंगा देख के, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट में बताना प्लीज़ कि कैसा लगा, ठीक है। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑफ टीचिंग टैक्स ऑडिट, ठीक है। फ्रैंकली आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको जमा क्या, और ये नोट्स कैसे लगे। नोट्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।